वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर केबिन में गए और अपने चेयर पर बैठकर तुरंत अपना फोन लेकर किसी को कॉल किया। कुछ रिंग्स के बाद कॉल पिक हुआ और वो डॉक्टर तुरंत बोले, अब वो पहले से ठीक है, मैंने उन लोगों को आपके बारे में कुछ नहीं बताया है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कॉल कट कर दिया। पूर्णविराम। वही वार्ड में कुछ देर बाद धीरे धीरे आकृति की आंखें खुली तो वो अपने आंखों के सामने अदिति को देखती है। पूर्णविराम। ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आकृति अपने सिर पर हाथ रखकर कराहते हुए बोली। अदिति उसे घूर कर देख रही थी और बोली, ये सब तेरे कारण हुआ है। न जाने तेरा कहाँ ध्यान रहता है, जो तुझे अपना जरा सा भी होश नहीं रहता। तुझे पता भी है तू रोड के बीचों बीच चली जा रही थी और तेरा एक्सीडेंट हो गया। भला हो उस इंसान का जिसने तुझे आकृति अपने सिर को पकड़ते हुए अदिति की तरफ देखती हैं और थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती हैं, किसने मुझे बचाया है? ऋतिक और अदिति दोनों ही आकृति की तरफ देखे और बोले, ये तो हमें भी नहीं पता कि किसने तुझे बचाया और तुझे हॉस्पिटल भी लेकर आया। अदिति की बात सुन आकृति भी सोच में पड़ गई। पूर्णविराम। कुछ देर बाद अदिति आकृति को अपने हाथों से सूप पिला रही थी। वहीं ऋतिक उसकी दवा लेकर वार्ड के अंदर आया और वो अदिति से बोला, डॉक्टर बोले हैं कि आज की रात आकृति को यहीं रहने दो, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। अदिति बस हाँ में सिर हिला देते हैं। वही आकृति मुंह बनाकर बोली, यार अदिति मुझे घर ले चलना, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तू तो बिल्कुल चुप हो जा, ऐसी हालत में भी तुझे घर जाना है? कल सुबह हम घर चलेंगे, बस एक रात की तो बात है और डॉक्टर की निगरानी में रहेगी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इतना बोलते हुए अदिति वापस से आकृति को सूप पिलाने लगी। वहीं आकृति मुंह बनाकर वह सूप पी रही थी। कुछ देर बाद वह आकृति दवा खिलाकर लिटा देती है। पूर्णविराम। ऋतिक को उसके डैड का कॉल आया तो कुछ देर बाद उसे वापस घर जाना पड़ा। अदिति ने उसे जाने के लिए कह दिया था, वो चला जाए क्योंकि आकृति के पास वो है। पूर्णविराम। कुछ देर बाद वहां पर एक लड़की अपने सैंडल की टकटक की आवाज करते हुए बड़े ही अदा के साथ आकृति के वार्ड के अंदर आई। आकृति ने हलचल महसूस किया तो अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़ी लड़की को देख उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं, टीना थी। पूर्णविराम। कैसे हो मेरी प्यारी बहन, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई थी ना? आकृति के सिर के पास अपने उंगलियों को ले जाते हुए बड़े ही प्यार से बोली। आकृति झट से टीना के हाथ को खुद के माथे पर से हटा देती है और थोड़ी नाराजगी से बोली, यहाँ क्यों आई हो? तो ये देखने आई थी कि मेरी बहन ठीक तो है ना, कहीं मर तो नहीं गई। पर देखो तुम तो बिल्कुल ठीक हो, मैं भी ना खामखा में यहाँ पर आ गई। फिर जब मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल में होने की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पर तुम्हें पता है अद्विक ने तो यहाँ आने साफ मना कर दिया कि वो तुम्हें देखने नहीं जाएगा। और जब मैंने उससे पूछा, टीना की बातें सुन एक पल के लिए आकृति की आंखें हल्की नम हो गई और उसकी आंखों के सामने वो पेपर आ गया जो उसने अपने कबर्ड में देखा था। पूर्णविराम। ओ मेरी बहन को रोना आ रहा है, प्लीज मत रोना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उप्स, मैं तो तुम्हें खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ, ये नॉर्मल आंसू तो कुछ भी नहीं है मेरी प्यारी बहन। टीना आकृति के हाथों में लगे ट्रिप को कसकर मसलते हुए उससे बोली। वहीं टीना के ऐसा करने से आकृति दर्द से बुरी तरह सिसक उठी। फिर झट से टीना से अपने हाथ को दूर कर ली। 11 ओ तुम यही सोच रही होगी ना कि अचानक से क्यों अद्विक इतना कठोर हो गया और वो तुमसे इतना नफरत क्यों करने लगा है? टीना की बात पर आकृति भी उसकी तरफ देखने लगी। आखिर वो भी तो जानना चाहती थी कि अचानक से अद्विक उससे इतनी नफरत करने लगा। वो टीना की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। पूर्णविराम। तभी टीना आकृति की तरफ देखकर बोली, तुम्हें नहीं पता अद्विक के इस नफरत की वजह कोई और नहीं मैं हूं। तुम दोनों के बीच की जो दूरियां कम हो रही थी उसे मैं इतना बढ़ा दिया कि अब तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। टीना आकृति के चेहरे की तरफ झुकते हुए मुस्कुराई। पूर्णविराम। वही आकृति अभी भी टीना की कहीं बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो अपने कंफ्यूज भरी नजरों से टीना की तरफ देख रही थी। ये देखकर टीना हंसते हुए बोली, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी कंफ्यूजन कर देती हूँ। इतना बोलकर टीना अपने बैग में से एक एनवेलप निकाली और उसमें से कुछ फोटोज निकालकर आकृति की तरफ बढ़ा दी। आकृति, अरे ये लो ना, देख लो मैंने क्या क्या किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन को इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। टीना अजीब सा मुंह बनाकर आकृति से बोली, जैसे मानो उसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। पूर्णविराम। आकृति टीना के हाथों से फोटोज लेती है और एक एक करके उस फोटो को देखने लगी। ये फोटो उस रात होटल रूम की थी जिसमें आकृति और ऋतिक थे। वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए लेटे थे। दोनों के ही कपड़े अस्त व्यस्त थे। आकृति ऋतिक के सीने पर अपना सिर रख कर लेटी थी और ऋतिक के हाथ आकृति के कमर पर थे। ऐसे ही बहुत सारी फोटोज थी। वो फोटो इस एंगल से लिए गए थे। आकृति जैसे जैसे उन फोटोज को देखती उसकी आंखें लाल होते जाती। वह गुस्से से लाल आंखों के साथ टीना की तरफ देखते हुए बोली, आपको जरा सा भी शर्म नहीं आया? ये सब करते हुए आप अपनी बहन की लाइफ बर्बाद करने पर तुली हुई है, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे और ऋतिक के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्णविराम। हाँ मुझे अच्छे से पता है उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर इन फोटोज को देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे बीच बहुत कुछ हुआ है। और जो कोई भी इन फोटोज को देखेगा सभी को यही लगेगा कि तुम दोनों के बीच उस रात क्या क्या नहीं हुआ होगा और सभी ये कहेंगे तुम्हारे और ऋतिक के बीच नाजायज संबंध है। जब ये फोटोज अद्विक ने देखी तो बेचारे का तो दिल ही टूट गया। तुम्हें टीना की बातें सुन आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उसे पता चला कि क्यों अचानक से अद्विक उससे इतना नफरत करने लगा है, क्यों वो उससे इतनी दूरी बना लिया है और इस तरह से रूड बिहेव कर रहा है। लगता है मेरी बहन को सब पता चल चुका है कि उसका पति क्यों उससे नाराज है। बस तुम्हें मैं बता दूं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अब तुम कुछ नहीं कर सकती। वह तुमसे दूर हो चुका है और अब कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और अभी भी जो तुमने अपने कबर में वो पेपर देखी ना, वो भी इसी रात के बाद। वह सब हुआ, अब क्या करे, तुम्हारा पति तुम पर विश्वास ही नहीं करता। अच्छा मुझे नहीं पता था कि आप हम दोनों को अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाएंगी। मुझे तो लगा था कि आप अद्विक को प्यार करते हैं, पर नहीं, आपको तो सिर्फ वह एक टॉय के रूप में चाहिए जिनके साथ आप खेल सके। अब और कितना नीचे गिरेंगी आप? आकृति टीना को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए उससे बोली। वहीं टीना को अब आकृति की बातें सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो आकृति के गाल को कसकर पकड़ते हुए बोली, अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा है, अभी तो मुझे तुम्हारी लाइफ को हेल बनाना है। तुम बस देखते जाओ। और रही बात अद्विक की, तो वो तो तुम्हारा कभी भी नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर टीना एक झटके में आकृति के चेहरे को छोड़ी और वहां से जाने लगी। लेकिन फिर पीछे मुड़कर वो आकृति के पास आई और धीरे से उसके कान बोली, तुम्हें एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। मेरे और अद्विक के बीच को सब कुछ हो चुका है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए। इतना बोल वो एक तिरछी स्माइल की और आकृति की तरफ देख अपने कमर को मटकाते हुए वार से बाहर चली गई। पूर्णविराम।
वही टीना की यह बात सुनकर आकृति की आंखों में रुके आंसू झरझर करके गिरने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके कानों में टीना की कहीं एक एक बातें गूंज रही थी। इसके साथ ही साथ उसकी नजरें एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़े फोटोज पर गई, जिन्हें वो गुस्से से मरोड़ते हुए बोली, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया टीना दी। उसी समय वार्ड का डोर ओपन हुआ। अदिति आई और वो तुरंत आकृति की तरफ देखते हुए बोली, अक्कू तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैंने देखा अभी यहाँ से वो टीना गई है, उसने कुछ तेरे साथ किया तो नहीं? नहीं मैं ठीक हूँ आदू, उसने कुछ भी नहीं किया। आकृति अदिति की तरफ देखते हुए बोली। अदिति आकृति को अपनी आंखें छोटी करके बोली, अगर ऐसा था तो फिर वह यहाँ क्यों आई थी? कोई बात है, अगर वो यहाँ आई थी तो जरूर कुछ तो काम की ही होगी। बता मुझे अक्कू, अब क्या किया है उसने? क्या वो तुझे यहाँ परेशान करने आई थी? मुझे बता, मैं अभी उसे ठीक करके आती हूँ। इतना कहते हुए अदिति अपने हाथों के स्लिप्स को मोड़ने लगी। अदिति को देख आकृति मुस्कुराई और बोली, अरे यार कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही मुझे देखने आई थी, और कुछ नहीं तो वह सब छोड़, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर आकृति उठने लगी। अदिति उसकी थोड़ी हेल्प की, फिर उसके बाद आकृति उठकर वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पूर्णवेरा आकृति को ऐसे जाते देखकर अदिति को थोड़ा अजीब लगा। वह मन ही मन बोली, अगर वो टीना यहाँ आई थी तो वो इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जाएगी, जरूर उसने कुछ तो किया है, और अब मुझे पता करना ही होगा, क्योंकि मेरी दोस्त मुझे कुछ नहीं बताएगी। इतना कहते हुए अदिति अपनी नजरों को इधर उधर घुमाई। तभी उसकी नजर एक जगह जाकर ठहर गए। वहीं नीचे एक फोटो गिरा हो। अदिति के हाथ में वह फोटोग्राफ थी और वह हैरानी से आंखें बड़ी किए उस फोटोग्राफ की तरफ देखे जा रही थी। उस फोटोग्राफ को देखकर अदिति सब समझ गई कि यहाँ पर टीना क्यों आई थी। उसे अच्छे से पता चल चुका था। टीना आकृति को यह फोटो दिखाकर यहाँ डराने के लिए आई थी। वह समझ गई थी कि जरूर यह सब किया धरा टीना का ही होगा, उसी ने आकृति को फंसाया होगा। कुछ देर बाद आकृति जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो अदिति को ऐसे चुपचाप खड़े देख थोड़ा हैरान हुई। उसने जब ध्यान दिया तो अदिति के हाथों में वह फोटो थी। यह देखकर आकृति भी चौंक गई, क्योंकि उसने तो उसे फोटो को छिपा लिया था। फिर कैसे अदिति के हाथ में फोटो लग गए? उसे याद आया कि लगता है जल्दबाजी में उसके हाथ से एक फोटो नीचे गिर गई। वह धीरे से आकृति यह समझने लगी कि अदिति भी उसे गलत समझ रही है। वो ये सोचने लगी कि जरूर अदिति भी वहीं देख रही है जो फोटोज में देखा गया है, लेकिन सच तो कुछ और था। क्योंकि चाहे कितना भी उसे अपनी अच्छी दोस्त मानती हो, पर वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके भाई को कोई लड़की धोखा दे। पूर्णविराम अदिति अभी भी घूर कर आकृति को देख रही थी। ये देखकर आकृति को डर सा लगने लगा था। वह धीरे से अदिति की तरफ बढ़ी और बोली, आदू जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है ये फोटो। इतना ही बोलकर आकृति चुप हो गई, क्योंकि अदिति ने अपने हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। पूर्णविराम अब आकृति की आंखें नम हो गई थी। उसे यही लग रहा था कि एक अदिति तो थी जो उसका साथ दे रही थी, आज वो भी उससे दूर हो रही है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देखकर अदिति आगे बढ़ी और आकृति के कंधे को कसकर पकड़ते हुए बोली, ये क्या है आकृति? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये भी देखने को मिलेगा। मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया और मैं हमेशा तेरे साथ। आकृति अदिति की बात सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो गई और उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वो अदिति को समझने की कोशिश करते हुए बोले, आदू तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं? आकृति अब तू मुझे बताएगी कि मैं कैसा सोच रही हूँ, सही या गलत? तूने मुझे धोखा दिया। तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि टीना तुझे यहाँ ब्लैकमेल करने के लिए आई थी, यह सब फोटो दिखाकर? जैसे ही आकृति ने सुना वह चौंक गई। वो हैरानी से आंखें बड़ी की अदिति की तरह देखने लगी, जैसे मानो उसे अभी भी विश्वास ना हो रहा हो। पूर्णवेरा को खुद की तरफ इस तरह देखते हुए देख अदिति से घूरते हुए बोली, क्या अब इस तरह से मुझे क्यों देख रही है? बता मुझे, मैं सच जानना चाह रही हूँ। आकृति मैं तुझसे बहुत नाराज। अदिति की बात सुनकर आकृति रोते हुए झट से अदिति के गले लग गई और उसके कंधे से लिपटकर रोते हुए बोली, अदिति तुम मुझसे नाराज नहीं है, मुझे तो लगा था कि तू मुझ पर अभी आकृति बोली ही रही थी कि तभी अदिति उसे खुद से दूर करके बोली, यह तुझे किसने कहा कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ? मैं अभी भी तुझसे बहुत नाराज हूँ। आखिर तुमने कैसे मुझसे ये बात छुपाई? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उस टीना को अच्छा सबक सिखा देती। आकृति अब मैं तुझे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। तू हमेशा मुझसे अपनी बातें छुपाती है। क्या तुम मुझे अपनी अच्छी दोस्त नहीं मानती हो? सच सच बता आकृति, अगर यह बात है तो बोल, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। इतना बोल अदिति जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है और आकृति उसके हाथ को पकड़कर बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। और किसने तुझे कहा कि मैं तुझे अपने दोस्त नहीं मानती? तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी जान है। भला मैं तुझे कैसे खुद से दूर जाने दे सकती हूँ? दोबारा ये बात अपने जुबान पर मत लाना, क्योंकि तू मेरे लिए बहुत खास है, सबसे ज्यादा। नहीं मैं नहीं मानती कि मैं तेरे लिए खास हूँ। अगर खास होती तो तुम मुझे सब कुछ बताती। ये बोलकर अदिति आकृति से अपना चेहरा फेंकर मुंह फुला लेती है। आकृति उसे देख मुस्कुराई और उसके चेहरे को पकड़कर बोली, पागल लड़की, मैं यहाँ ये सोच सोचकर परेशान थी कि कहीं तू इस फोटो को देखकर सच न मान ले और तू भी मुझे गलत समझ ले। पर तू तो क्या तूने सोचा भी कैसे कि मैं इन फोटोज पर विश्वास कर लूंगी? मुझे तुझ पर और ऋतिक दोनों पर पूरा विश्वास है। तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत खास हो और मैं तुम दोनों पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। और मैं इस फोटो को देखते ही समझ गई थी कि इन सब के पीछे उस टीना का ही हाथ होगा। इस बार तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तू पहले मुझे सब सच बता। अब आकृति अदिति के पूछने पर एक एक करके सारी बातें अदिति को बता देती है। अदिति जैसे जैसे आकृति की बातें सुन रही थी वो हैरान होती जा रही थी। आकृति ने अदिति को सब कुछ बता दिया था, सिवाय उस पेपर के बारे में छोड़कर, क्योंकि उसके बारे में वो खुद अद्विक से बात करने वाली थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अद्विक के पास जाकर इस बारे में सब कुछ क्लियर करेगी। उस टीना चुड़ैल को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अब तू देख आकृति, कैसे मैं उस चुड़ैल को ठीक करती हूँ। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी भी तेरे पास आने और तुझे धमकाने से पहले 100 बार सोचेगी। अदिति टीना के बारे में सोचते हुए अपने दांत पिसकर आकृति से बोली। इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसका बस चलता तो अभी टीना के पास जाकर उसे अभी आकृति को संभालना था। पूर्णविराम रात में ऋतिक आकृति और अदिति के लिए अपने घर से डिनर बनवा कर लाया था। हालांकि वह जानता था कि अस्पताल में उन दोनों को कैंटीन से डिनर मिल जाएगा, पर फिर भी वह अपने घर से बनवा कर लाया था। तीनों साथ में बैठे हुए थे। अदिति और आकृति ने ऋतिक के सामने उन फोटोज के बारे में कोई भी बातें नहीं की, क्योंकि वह दोनों नहीं चाहती थी कि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी तीनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे कि तभी अदिति का मोबाइल बजने लगा। अदिति अपने पर्स में से मोबाइल निकले और उसे पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख वह पक गई। आकृति जो कि अदिति को ही देख रही थी, वह उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछी, क्या हुआ आदू, किसका फोन है? अभी अदिति के मोबाइल पर रक्षित का कॉल आ रहा था और अदिति इस बारे में आकृति को नहीं बताना चाह रही थी। वो जल्दी से कॉल कट करते हुए बोली, हे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कंपनी का कॉल था, मुझे रिसीव नहीं करना था, इसलिए मैंने कॉल कट कर दिया।
आकृति जो कि अदिति के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को घूर कर देख रही थी, उसकी बात पर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। एक बार फिर से सब डिनर करने वालों थे। कुछ ही सेकंड बाद अदिति का मोबाइल वापस से बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर आकृति और ऋतिक दोनों की ही नजरें अदिति पर चली गई। अदिति जल्दी से मोबाइल चेक की तो इस बार भी रक्षित का ही फोन आ रहा था। इस इंसान को जरा भी सब्र नहीं है। अरे रुक जाओ, मैं जब कॉल पिक नहीं कर रही इसका मतलब कि मैं कहीं बिजी होंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई जाने इसके बारे में। मैं कॉल पिक नहीं कर सकती, पर नहीं, इस इंसान को तो अभी बात करनी है। अदिति अपने फोन की तरफ घूर कर देखते हुए अपने मन में मन बड़बड़ाई। पूर्णविराम। क्या हुआ? किसका फोन है? कब से बज रहा है? उठा ले। आकृति अदिति को इस तरह से खुद में ही खोई देखकर उससे बोली। अदिति एक बार फिर से कॉल कर कट कर दिया और हंसते हुए बोली, अरे यार, यह कंपनी वाले ना बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हैं। इतना बोल अदिति जैसे ही अपने मोबाइल को पर्स में रखने वाली थी कि एक बार फिर से उसका मोबाइल बजने लगा। यह देखकर आकृति और ऋतिक दोनों ही मुस्कुराए। पूर्णविराम। आदू, मुझे लगता है कि तुझे अब कॉल पिक कर ही लेना चाहिए। शायद कंपनी के लोग तेरी आवाज सुनने के लिए बहुत बेताब है। ऋतिक अदिति की तरफ देख उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। अदिति ऋतिक की बात पर उसे घूर कर देखी और बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर ऋतिक, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो फिर से कॉल कट करने वाली थी कि तभी आकृति उसे मना करते हुए बोली, अदिति जाकर बात कर ले, शायद उनको कोई जरूरी बात उन्हें बताना हो। यह भी हो सकता है शायद तेरे लिए कोई ऑफर हो। अदिति अच्छे से जानती थी कि अभी जिसका भी कॉल आ रहा है वो उसके लिए ऑफर तो बिल्कुल भी नहीं है, पर आकृति और ऋतिक के कहने पर वो कॉल पिक कर लेती है। पूर्णविराम। अभी वो बहुत डरी हुई थी। उसे यही लग रहा था कि आकृति और ऋतिक में से कोई रक्षित की फोन पर आवाज ना सुन ले तो वो कॉल पिक कर नाटक करते हुए बोली, हेलो, हाँ कौन? हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड रुकिए। इतना बोल अदिति आंखों से इशारा किया और बाहर निकल गई। अदिति को इस तरह से जाते देख आकृति और ऋतिक उसे घूरने लगे और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर अचानक से दोनों हंसने लगे। पूर्णविराम। ये अदिति भी ना अच्छा नाटक करती है, पर किसका कॉल यह तो मुझे पता लगाना ही होगा। जरूर अदिति की बच्ची मुझसे कुछ छुपा रही है। आकृति हंसते हुए अपने मन ही मन बोली। अब वो ये जानने के लिए बेताब थी कि आखिर अदिति के पास किसका कॉल आया है। पूर्णविराम। इस समय ऋतिक की आवाज सुनकर आकृति की नजर ऋतिक पर गई तो ऋतिक हंसते हुए बोला, क्या तू जानती है कि अभी आदू किससे बात कर रही है? आकृति ऋतिक की तरफ देखकर नॉर्मल में बोली, उसी ने तो बताया कि कोई कंपनी से कॉल आ रहा है। ऋतिक उसकी बात सुनकर उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके बोला, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे तुझे तो दाल में काला लग रहा है, मुझे तो पूरी दाल ही लग रही है। तू सही बोल रहा है ऋतिक, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। आकृति ऋतिक की बात पर अपने मन ही मन बोली और वो ऋतिक की तरफ देखकर उसे मना करते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता आदू, मुझे कुछ नहीं छुपाती। अगर कुछ होता तो मुझे सब सच जरूर बताती। अरे क्या पता यह तुझे छुपा रही हो। आई एम श्योर जरूर इस लड़की का कोई चक्कर चल रहा है और यह हमसे ये बात छुपा रही है। ऋतिक अपनी आंखों को शातिर तरीके से घुमाते हुए बोला। आकृति उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, चुप कर पागल लड़के, और अपना डिनर कर, हर वक्त बस जासूसी वाले ही दिमाग चलता रहता है। अभी भी तेरा जासूसी वाला दिमाग नहीं गया है। आकृति की बात पर ऋतिक मुंह बनाया और बोला, आकृति तू कभी तो मेरी बात को सीरियस ले लिया कर, हमेशा तुम मुझे मारती रहती है। तू देखना अगर यह बात सच निकली तो तुझे मुझे पार्टी देनी होगी। ठीक है, अगर यह तेरी बात सच निकली तो मैं तुझे पार्टी देने के लिए तैयार हूं। अभी तो पहले हम लोग डिनर कर ले। इतना बोल आकृति खाने लगी, वही ऋतिक भी मुंह बनाकर अपना डिनर करने लगा। पूर्णविराम। अदिति हेलो हेलो करते हुए मोबाइल को कान पर लगाए बाहर आई और वही कॉरिडोर में एक कॉर्नर में खड़ी होकर धीरे से बोली, हाँ बोलिए, क्यों कॉल किया है आपने मुझे? जब मैंने आपका कॉल कट किया तो आपको समझना चाहिए ना कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, पर आप है कि लगातार बस फोन पर फोन किया जा रहे हैं। अदिति थोड़ी नाराजगी से रक्षित से बोली। वहीं दूसरी तरफ से रक्षित की आवाज आई, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कब बात कर सकती हो कब नहीं? तुम तो मेरा कभी भी कॉल पिक नहीं करती। रक्षित की बातों में नाराजगी साफ झलक रही थी, जिसे अदिति भी समझ गई थी। अब अदिति को एहसास हुआ कि वो हमेशा ही रक्षित के कॉल को कभी पिक नहीं करती। उस दिन के बाद से रक्षित हर रोज उसे कई कॉल करता था, पर अदिति ने सिर्फ एक बार ही उसके कॉल पिक किए थे और हर बार उसने उसके कॉल को इग्नोर ही किया था, जिससे रक्षित को बहुत बुरा लगता था, पर फिर भी वो अपने दिल के हाथों सॉरी, वह मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। अदिति हिचकिचाते हुए रक्षित से बोली। रक्षित इस तरीके की आवाज में उसकी हिचकिचाते को साफ महसूस कर लेता है। वह बात बदलते हुए बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ हो तुम अभी? अदिति उसे अस्पताल बताने वाले थे कि अचानक से वह रुक गई और बोली, वो मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आई। अच्छा, कहाँ पर आई हो? बताओ मुझे, मैं भी आता हूँ। वैसे अभी मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ, इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूंगा। आई एम श्योर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ आकृति भी होगी तो मैं अपनी बहन से भी मिल लूंगा। रक्षित अपने चेयर पर से खड़ा होते हुए अदिति से बोला। पूर्णविराम। अरे नहीं नहीं, आकृति मेरे साथ नहीं है, वो तो मैं अपने दूसरे कुछ फ्रेंड्स के साथ आ गई थी। यह सब आपके बारे में नहीं जानते और मैंने अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं है, तो आपके यहाँ आने से सब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। आई थिंक आप समझ सकते हैं मेरी बात को। अदिति रक्षित की बात पर तुरंत बोली। पूर्णविराम। अदिति नहीं चाहती थी कि रक्षित को आकृति की हालत के बारे में पता चले, क्योंकि आकृति ने पहले ही उसे मना कर रखा था कि वो उसकी फैमिली वालों को कुछ भी ना बताएं। वो अभी किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे यह भी पता था कि उसका भाई पहले से ही अद्विक से बहुत नाराज है और कहीं उसे यह सब पता चला तो उसकी नाराजगी और बढ़कर नफरत में ना बदल जाए। पूर्णविराम। वही रक्षित को अदिति की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसे यह बुरा लगा कि अदिति नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड्स को उसके बारे में कुछ भी पता चले, यानी कि वो उन दोनों के बीच की रिलेशन को किसी के सामने नहीं लाना चाहती। वह समझ गया कि अदिति उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। यह सोचकर रक्षित थोड़ा उदास होकर बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपने फ्रेंड्स के पास। इतना बोल रक्षित ने तुरंत कॉल कट कर दिए। वही अदिति अभी कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही रक्षित ने कॉल कट कर दिया था। यह देखकर अदिति घूर कर अपने फोन की तरफ देखी। अब उसे रक्षित पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पर फिर वो इस बात को इग्नोर कर आकृति के वार्ड की तरफ चली गई। पूर्णविराम। उन दोनों ने अपना डिनर कर लिया था, बस अदिति को करना था। अदिति भी चुपचाप बैठकर अपना डिनर करने लगी। वो महसूस करती है कि आकृति और ऋतिक उसे ही घूर रहे हैं, तो वो अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट लिए बोली, अब ऐसे क्या घूर रहे हो तुम दोनों? अब क्या मैं डिनर भी ना करूं? यह सुनकर आकृति उसी तरह बोली, नहीं तू कर ले, पर हम दोनों को तुझसे कुछ पूछना। ऐसा भी क्या पूछना है तुम दोनों को? अदिति अपने एक भवे उचकाते हुए आकृति और ऋतिक की तरफ देखकर उनसे बोली। पूर्णविराम।
तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? आकृति बिना इधर उधर की बातें किए सीधे शब्दों में अदिति से पूछ लेती है। आकृति के अचानक ऐसा पूछने पर अदिति के गले में खाना अटक गया। वो तेज तेज से खांसने लगी। ये देख ऋतिक जल्दी से गिलास में उसके लिए पानी निकाला और उसे पिलाते हुए बोला, अरे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? हमने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो इस तरह से घबरा गए? अदिति एक ही सांस में पूरा पानी पी ली और ऋतिक और आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, तुम दोनों ऐसे सवाल पूछते क्यों हो जिससे मुझे सदमा लग जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा कोई चक्कर चल रहा है, समझे तुम दोनों? अब आकृति और ऋतिक दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और जल्दी जल्दी अपने सिर को हिलाने लगे जैसे वो दोनों अदिति की बात को समझ गए हो। अदिति अभी भी उन दोनों को घूर रही थी और फिर वो अपने सिर को झुकाकर डिनर करने लगी। कुछ देर बाद ऋतिक वहां से चला गया। अब वहां पर सिर्फ अदिति और आकृति थे। दोनों ही कुछ देर तक एक दूसरे से बातें की और फिर सो गई। अगली सुबह नाश्ता करने की कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने आकृति को डिस्चार्ज कर दिया था। पूर्णविराम। अदिति आकृति को लेकर सीधे राठौर मैंशन जाने वाले थे पर आकृति ने उसे मना कर दी। वो अदिति से बोली कि उसे पहले अद्विक के ऑफिस जाना चाहती है। आकृति की बात सुन अदिति थोड़ा चौंक गई पर फिर ज्यादा कुछ न सोचते हुए अदिति ड्राइवर को अद्विक के ऑफिस की तरफ कार मोड़ने के लिए बोली। कुछ देर बाद ड्राइवर अद्विक के ऑफिस के सामने कार रोकता है। आकृति कार में से बाहर आ, अक्कू मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, मैं भी चलकर भाई से मिल लूंगी और हम दोनों मिलकर उनसे बातें कर लेंगे, फिर सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। अदिति आकृति की तरफ देखकर उससे बोली। वही आकृति जिसकी निगाहें सामने बिल्डिंग की तरफ थी वो उस तरफ देखते हुए ही अदिति से बोली, नहीं आदू तू नहीं आएगी, मैं अकेले जाऊंगी। आकृति की कही बात सुन अदिति बिल्कुल हैरान रह, नहीं ये लड़ाई मेरी है, अब इसके आगे की इसे मुझे अकेले ही लड़नी है। आकृति बिना किसी भाव की अदिति से बोली। वही अदिति आकृति को बड़े ही गौर से देख रही थी। आज उसे आकृति बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। उसे वो आकृति लग ही नहीं रही थी जिसे वो इतने सालों से जानती थी। उसे आज आकृति की आंखों में एक अलग ही भाव दिखाई दे रहे थे। वह देखकर कहीं ना कहीं अदिति को खुशी। ठीक है, तू भाई के पास जा और जो भी बातें होगी तू मुझे सब कुछ बताना और हो इस बार बिल्कुल भी मत डरना क्योंकि तेरी फ्रेंड हमेशा तेरे साथ है। अदिति की बात पर आकृति मुस्कुरा दी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आई नो कि तू मेरे साथ है, इसीलिए तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। इतना बोल अदिति आकृति के गले लगी और फिर वो वापस से कार में बैठ गई। अदिति के कार में बैठते ही ड्राइवर कार को आगे बढ़ा दिया। वहीं आकृति कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर खड़ी रही और अदिति की कार को जाते हुए देखती रही। फिर वो पीछे मुड़ी और अद्विक के ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ा दी। पूर्णविराम। तेजी से चलते हुए अद्विक के ऑफिस के अंदर गई। वहां पर सभी एम्प्लॉय अपने काम में लगे हुए थे। आकृति चलते हुए सबसे पहले रिसेप्शन के पास गई। वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। आकृति उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, मुझे यहाँ के सीईओ मिस्टर अद्विक सिंह राठौर से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की आकृति की बात सुन बड़े ही शांत भाव अपॉइंटमेंट शब्द सुनकर आकृति कुछ सेकंड चुप रही। फिर वो उस रिसेप्शनिस्ट से बोली, नहीं मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आप एक बार उन्हें मेरा नाम बता दीजिए, आपके सीईओ मुझसे मिलने से मना नहीं करेंगे। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने आकृति की बातें सुनी तो वो अजीब तरीके से आकृति को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगी। पूर्णविराम। आकृति ने इस वक्त सिंपल सी पिंक कलर की कुर्ती और ब्लू जींस पहन रखी थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे, बालों में उसके क्लचर लगा हुआ था। मेकअप के नाम पर आकृति ने कुछ नहीं किया था। वो बिल्कुल सिंपल थी, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूर्णविराम। उस रिसेप्शनिस्ट को न जाने क्यों आकृति को देख अजीब से भाव आए। सोचने लगी कि ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल सकती है, दिखने में तो यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है कि बॉस इसमें इंटरेस्टेड हो। पर फिर वह खुद को डांटते हुए बोली, अरे बॉस इसमें इंटरेस्टेड कैसे होंगे, उनकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ऑफिस में किसी को भी अद्विक की शादी के बारे में नहीं पता था क्योंकि अद्विक ने कभी यह चीज जाहिर ही नहीं किया था। उसने अपने घर वालों को भी शादी के बारे में हाई रखने के लिए कहा था और बाकी सभी ऑफिस में यह बात जानते थे कि अद्विक की एक गर्लफ्रेंड है, इसका नाम टीना है और टीना ऑफिस में कई बार आ चुकी थी, इसलिए सभी उसे अच्छे से पहचानते थे। पूर्णविराम। पर आकृति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर अपने सिर को झटका और आकृति की तरफ देखकर बोली, देखिए मैम, पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद ही आप सर से मिल पाएंगी। यह सुनकर आकृति को ना जाने क्यों गुस्सा आ गया। वो थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोली, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अभी आपकी सीईओ से मिलना है, आप उन्हें कॉल करके बताइए कि मिस आकृति उनसे मिलने आई है। आकृति की गुस्से भरी आवाज सुनो रिसेप्शनिस्ट डर गई। उसे लगने लगा कि शायद आकृति कहीं कोई अच्छी फैमिली से ना हो और सर से जुड़ी ना हो। ऐसे में अगर वह सर को इन्फॉर्म नहीं करेगी तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। यह सोचकर उसने जल्दी से अपने सिर को हिलाया और बोली, ओके मैं अभी कांटेक्ट करती हूँ। इतना बोलकर वह रिसेप्शन तुरंत अद्विक के असिस्टेंट को कॉल मिला। कुछ रिंग जाने के बाद अद्विक का असिस्टेंट कॉल पर किया तो उसे रिसेप्शनिस्ट ने असिस्टेंट से कहा, सर यहाँ पर कोई मिस आकृति आए हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है पर वो सीईओ से मिलना चाहते हैं। वो बोल रही है कि आप उनका नाम बता दीजिए तो सीईओ उनसे मिलने से मना नहीं करेंगे। आद्विक का असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट की बात पर थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर वह रिसेप्शनिस्ट से बोल, मिनट में अभी सर से पूछ कर आता हूँ। इतना बोल वह असिस्टेंट अद्विक की केबिन में गया और उससे पूछा। कुछ देर बाद वह असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट से कुछ बोला जिसे रिसेप्शनिस्ट कॉल कट कर दिया। आकृति जो कि वही खड़ी थी वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख रही थी। पूर्णविराम। कहा, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? आकृति रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख उनसे पूछी। वो रिसेप्शनिस्ट आकृति की बात पर बोली, सॉरी मैम, पर सर अभी मीटिंग में है तो आप उनसे अभी तो नहीं मिल सकते, आप किसी और दिन उनसे मिलने के लिए आ जाएगा। आकृति में जब यह सुन तो उसे बहुत बुरा लगा। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से बोली, अगर वो अभी मीटिंग में है तो मैं कुछ देर न बैठकर, पर मैम इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है तो अभी यह बता पाना मुश्किल होगा कि सर कब तक फ्री होंगे। वो रिसेप्शनिस्ट आकृति की बात पर तुरंत बोली। वही आकृति उसे रिसेप्शनिस्ट की तरफ थोड़ी शक भरी नजरों से देखने लगी जिससे वो रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा गई। उस रिसेप्शनिस्ट को याद आया कि कैसे अद्विक असिस्टेंट ने कहा था मिस आकृति को ऊपर मत भेजना। ये याद आते ही वो रिसेप्शनिस्ट अब आकृति को गुस्सा आने लगा। वो घूर कर उसे असिस्टेंट की तरफ देखी, फिर तुरंत ही वह अंदर की तरफ चली गई। वो रिसेप्शनिस्ट आकृति को रोकना चाह रही थी पर आकृति अब बिल्कुल नहीं रुकी। वो तेजी से चलते हुए लिफ्ट के अंदर चली गई। उसे अच्छे से पता था कि अद्विक का ऑफिस टॉप फ्लोर पर है। पूर्णविराम। इसलिए वो सीधे टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। वो रिसेप्शनिस्ट आकृति को ऐसे जाते देख घबरा गए। वो जल्दी से अद्विक के असिस्टेंट को कॉल करने लगी पर अद्विक के असिस्टेंट का कॉल बिजी बता रहा था। ये देख उसे रिसेप्शनिस्ट डर लगने लगा। वो अभी गाइंस को बुलाती कि उससे पहले ही आकृति लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। कुछ देर बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी। आकृति लिफ्ट से बाहर आए। अदिति जो कि लैपटॉप में अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठा था वो अचानक से किसी के डोर ओपन करने पर बौखला उठा। उसकी आंखें सर्द हो गई। वो अपनी सर्द निगाहों से सामने देखा तो वहां पर आकृति खड़ी थी। वहीं उसी समय अद्विक का असिस्टेंट भी भागते हुए वहां आया। पूर्णविराम।
वह आकृति को अद्विक के केबिन में जाने से रोकना चाह रहा था, पर उससे पहले कि आकृति केबिन के अंदर चली गई थी, असिस्टेंट डर गया। वो जल्दी से अद्विक से डरते हुए बोला, सो सॉरी सर, हमने मैम को रोका था, पर मैम रुकी ही नहीं, मैं अभी मैम से बोलता हूँ। मैम प्लीज, आप ऐसे ऑफिस में नहीं आ सकती। आकृति बिना कुछ बोले बस अद्विक की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में गुस्सा। अद्विक एक नजर आकृति की तरफ देखा, फिर अपने असिस्टेंट से बोला, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। वो असिस्टेंट तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया। असिस्टेंट के जाते ही अद्विक वापस से अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप में नजर करते हुए बिना किसी भाव को बोला, सो अचानक से मेरे ऑफिस में आने का कोई कारण? अद्विक की बातों में तंज के भाव को आकृति बहुत अच्छे से समझ गई। पूर्णवेरा, ये क्या है मिस्टर अद्विक सिंह राठौर? आकृति अपने पर्स में से पेपर निकाली और वही अद्विक के सामने टेबल पर फंकते हुए बोली। अद्विक, जिसकी नजर लैपटॉप में थी, वो अचानक से टेबल की तरफ देखा और जैसे ही अद्विक ने आकृति के दिए पेपर की तरफ देखा, तारांकन वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट, ये देख अद्विक बिल्कुल हैरान रह गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से आकृति की तरफ देखते हुए बोला, ये पेपर तुम्हें कहाँ से मिला? मैटर नहीं करता कि मुझे यह पेपर कहाँ से मिला, मैटर ये करता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जांच करने की। आप इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, और आपको किसने यह हक दिया कि आप ऐसा करें? अद्विक आकृति की बात पर कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस चुपचाप कभी उस पेपर की तरफ देखता तो कभी आकृति के चेहरे की तरफ, जो कि अभी पूरी गुस्से से था। तारांकन, ये जांच कराने का असली कारण यह ना मिस्टर राठौर। इतना बोल आकृति अपने पर्स में से कुछ फोटोज वही टेबल पर फेंक दिए। वही फोटोज थे जिसे टीना ने हॉस्पिटल में आकृति को दिखाया था, जिसमें वो और ऋतिक होटल रूम में एक ही बेड पर एक साथ थे। उन फोटोज को देखते ही अद्विक की निगाहें जलने लगी। पूर्णवेरा, आकृति अद्विक के निगाहों को देख सब समझ गई। वो एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे ये लगने लगा था कि शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, इस कारण आप मुझसे दूर हो गए, पर फिर अचानक से आप मुझे अपने घर लेकर जाने लगे। मैं सोची कि शायद अब आप बदल चुके हैं, अब सच में आप मुझे अपना समझने लगे हैं, पर नहीं, आपको तो मुझ पर 1%। आकृति की एक एक बातें अद्विक बड़े ही गौर से सुन रहा था और उसकी लास्ट लाइन से वो कुछ बोल नहीं सका। वही आकृति गुस्से से बोली, अब बस बहुत हो चुका मिस्टर राठौर, बहुत यकीन है ना आपको अपनी गर्लफ्रेंड पर? सच्चाई तो यह है कि ये सब जो फोटोज आप देख रहे हैं, इन सब के पीछे कोई और नहीं आपकी गर्लफ्रेंड का ही हाथ है। उन्हीं का सब किया धरा है। ही ब्रनोन, मैं नहीं मानता इस बात को, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अद्विक शांत भाव से आकृति की तरफ देखते हुए बोला। आकृति अद्विक की तरफ देख उससे और बोली, मुझे पता ही था आपको मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं होगा। यकीन आएगा भी कैसे? आप अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी मोहब्बत जो करते हैं, तो भला मुझ पर आप कैसे यकीन करेंगे? आकृति की बात सुन अद्विक अपने हाथों की मुट्ठी कस लिया। वही आकृति अद्विक की तरफ देखते हुए आगे बोली, पर आपने जो भी मेरे साथ किया है ना, इसके लिए मैं आपको कभी माफ। ये आपको ये किसने हक दिया कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा वर्जिनिटी टेस्ट करवाए? अभी तक मैं आपके दिए हर जुर्म को चुपचाप सहती रही, मैंने एक बार भी उप तक नहीं किया, पर आज जो आपने किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आज आपने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई है, आपने इस तरह से मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाया है मिस्टर राठौर। अद्विक अपनी जगह से उठा और तुरंत आकृति की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैंने बस एक बार कंफर्म करने के लिए और लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये करवाया था। अद्विक की बात पर आकृति गुस्से से उसकी तरफ देखी और बोली, बस करिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप? किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? बहुत बेवकूफ बना लिया है आपने मुझे, पर अब नहीं, अब मैं आप पर 1% भी विश्वास नहीं करती। मेरे दिल में जो भी आपके लिए जगह थी वह सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपकी तरफ नजर उठाकर भी देखना नहीं चाहती। इतना सब करके भी आप। अद्विक कुछ बोलने वाला था कि उसे पहले ही आकृति उसे रोकते हुए आगे बोली, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर राठौर, बहुत जल्द मैं आपकी सोच कॉल्ड गर्लफ्रेंड और अपनी बहन का सारा सच सामने लाऊंगी। इतना बोल आकृति वहां से जाने लगी, पर तभी अद्विक आगे बढ़कर तुरंत आकृति की कलाई को पीछे से पकड़ा और उसे रोकते हुए बोला, सुनो सुनो आकृति, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मेरी बात को समझो। मेरा इंटेंशन तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, वह मेरे कुछ रीजन थे। आकृति अद्विक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर तुरंत उसके हाथ को झटक देती है और चिल्लाकर बोली, शट अप, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोल आकृति तुरंत ही तेजी से अद्विक के केबिन के डोर की तरफ बढ़ी और उसे ओपन करके तेज कदमों के साथ वहां से बाहर निकल गई। पूर्णवेरा नहीं कर सका, वो बस अपनी जगह पर खड़ा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, कहीं ना कहीं उसे आकृति की बातें चुभ रही थी। वह बस एकटक आकृति को जाते हुए देखा रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा और फिर वो अपने चेयर की तरफ बढ़ा तो उसकी नजरें टेबल पर बिखरे उन फोटोज और रिपोर्ट पर गई। अद्विक ने झट से इधर आकृति तेजी से लिफ्ट से होते हुए बाहर आई। रिसेप्शनिस्ट अभी भी हैरानी से आकृति को देख रही थी। आकृति उसे पूरी तरह से इग्नोर की और तेज कदमों के साथ वहां से किसी तूफान की तरह बिल्डिंग से बाहर आ गई। इस वक्त आकृति का बिल्कुल अलग ही रूप लग रहा था। उसे देख बिल्कुल ही नहीं लग रहा था ये वही आकृति है जो हमेशा डरी सहमी सी रहती है, आकृति जय। वहीं दूसरी तरफ अदिति राठौर मेशन पहुंच चुकी थी। वो अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। उसे अभी आकृति की बहुत चिंता हो रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। पूर्णविराम, ना जाने आकृति कैसी होगी, क्या वो अभी तक भाई के ऑफिस में ही होगी? कहीं भाई ने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया होगा, या फिर आकृति कहीं उनके सामने डरकर अपनी बातें नहीं कर पाए हो तो? मैं जानती हूँ वह बहुत डरपोक है, वो कभी भी कुछ बोल ही नहीं पाती और भाई के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जब भाई अपनी नीली नीली आंखों से उसे घूरते हैं तो उसकी बोलती ही बंद। कुछ देर बाद वह बेड पर बैठी और अपने नाखूनों को चबाते हुए बोली, क्या मुझे आकृति को कॉल करना चाहिए? मैं उसे कॉल करके एक बार पूछूं कि क्या हुआ ऑफिस में, सब ठीक तो है ना? उसने भाई को मुंह तोड़ जवाब दिया या नहीं? इतना बोलते हुए अदिति अपने फोन को उठाती है, पर फिर कुछ सोचकर वह रुक जाती है। वह सोचते हुए बोलती है, नहीं, क्या पता अभी आकृति ऑफिस में ही हो, भाई से अभी उसकी मुलाकात ना हुई हो, कहीं उसे रिसेप्शनिस्ट ने रोक ना लिया हो। ओ माय गॉड, कोई जानता भी तो नहीं वहां उसे। मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जाने क्यों मेरे मन में खलबली सी मची हुई है, और ये आकृति ये भी नहीं करेगी कि कम से कम ऑफिस से निकलने के बाद मुझे कॉल कर सके। अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि आखिर हो क्या रहा है? प्लीज भगवान जी मेरी फ्रेंड को थोड़ी बुद्धि दो कि वो मुझे कॉल कर सके। अभी अदिति यह सब बोल ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। जैसे ही फोन की रिंग की आवाज अदिति सुनती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह खुश होकर बोली, जरूर जरूर आकृति का ही कॉल होगा। बैंकू भगवान जी, इतना बोल वो जैसे अपना फोन उठाती है, उस पर फ्लैश हो रहा है। नंबर को देख उसका मूड खराब हो जाता है। इस वक्त उसे ऋतिक कॉल कर रहा था। वो नंबर को देखकर की तरफ आकृति कैब में बैठी हुई थी। उसने अपने सिर को सीट पर पीछे की तरफ टिका रखा था। अभी उसकी आंखें बंद थी। बंद आंखों में उसके सामने अद्विक के साथ बिताए हर पल एक एक करके आ रहे थे। उन पलों को याद कर अनजाने में ही आकृति के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, पर तभी उसके आंखों के सामने वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट आ गया, जिससे वो झट से अपनी आंखें
आई हेट यू मिस्टर राठौर, आकृति गुस्से से बोली पूर्णविराम। फोन की तरफ देखती है और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख वो कुछ सेकंड के लिए कोई रिएक्ट नहीं करती। वह बस फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखती रही। वो जैसे ही कॉल पिक करने वाली थी कि उसी समय उसके रूम का डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होने की आवाज से अदिति तुरंत डोर की तरफ देखी तो वहां खड़े इंसान को देख वो चौंक गई। वो जल्दी से बेड पर से उठी और भाग। आकृति को यहाँ देख अदिति बहुत खुश हुई, पर उसकी हालत को देख वो घबरा गई। वो तुरंत उसके पास जाकर पूछी, क्या हुआ, कैसी है तू? आकृति का चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ लग रहा था। अदिति सबसे पहले जाकर रूम का डोर बंद की और फिर आकृति के सामने आकर खड़ी होकर बोली, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? पर जब आकृति कोई रिएक्ट नहीं करती, अदिति के ऐसे हिलाने पर आकृति अपने सेंस में वापस आई। फिर आकृति झट से अदिति के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। ये देख अदिति घबरा गई। वो आकृति को संभालते हुए उसे तुरंत बेड के पास ले गई और बेड पर बिठाकर बोली, अक्कू क्या हुआ है तुझे, तू बोल क्यों नहीं रही, बताओ मुझे, क्या भाई ने कुछ कहा? तू ऐसे रो मत आकृति, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सब खत्म हो गया आदू, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। आकृति अदिति के हाथ को पकड़कर उसे कस के दबाते हुए बोली। वही अदिति आकृति की बात सुन बिल्कुल चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वही आकृति एक बार फिर से अदिति के गले लगकर रोने लगी। पूर्णविराम, अक्कू बता मुझे, क्या खत्म हो गया, तू किस बारे में बात कर रही है? क्या भाई ने तुझे कुछ कहा है? मुझे सब सही सही बता, मुझे तेरी बातें समझ नहीं आ रही। अदिति परेशान होकर आकृति से बोली तो आकृति रोते हुए ही उसे एक एक करके सारी बातें बता देती है। अद्विक के ऑफिस में जाना और उसने जो भी बातें अद्विक से बोली वो सब कुछ आकृति अदिति को बता देती है। इस बार वर्जिनिटी टेस्ट। अदिति हैरान होकर आकृति से बोली। आकृति बस अपने सिर को हिला देती है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। ये देख अदिति तुरंत उसके चेहरे को पकड़ती है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, बस तू अब और नहीं रोएगी, मैं तुझे और रोते हुए नहीं देख सकती। तूने जो कुछ भी भाई से कहा बिल्कुल सही कहा, और तू क्यों रो रही है जबकि गलती थी? आकृति बस अदिति के चेहरे को देख रही थी और उसकी कई बातों को समझने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद आकृति भी अब नहीं रो रही थी, वह बस हल्का हल्का सिसक रही थी। आकृति धीरे से बेड पर से उठी और फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम में चली गई। पूर्णविराम, वॉशरूम में जाकर आकृति वहीं डोर के पास टिक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट आ रहे थे। उसे यह हैरानी हो रही थी कि आखिर ये रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है, क्योंकि उसे जहां तक याद था उसकी और अद्विक की शादी इंटीमेट होने के कारण हुई थी। अगर उस रात को दोनों इंटीमेट हुए थे तो वो अभी वर्जन कैसे हो सकती है? पूर्णविराम, आकृति कुछ सेकेंड तक रोते हुए सोचती रही। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने वह दिन याद आ गया। पूर्णविराम, फ्लैशबैक। शादी की पहली रात जब आकृति दुल्हन के जोड़े में अपने रूम में बैठी अद्विक का इंतजार कर अंदर वो बहुत खुश भी थी कि आज वो अपनी मोहब्बत की हो गई है, पर उसे डर भी था कि उसकी मोहब्बत तो उससे नफरत करती है और ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगे। पूर्णविराम, काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी अद्विक रूम में नहीं आया था। रात के करीब 12:00 बजे अद्विक रूम में आया और जैसे ही अद्विक ने आकृति को अपने बेड पर बैठा हुआ देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो तेजी से चलते हुए बेड के पास पहुंचा और आकृति की कलाई को कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बेड पर से नीचे धक्का दे दिया। पूर्णविराम, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? अद्विक की तेज आवाज आकृति के कानों में पड़ी। ऐसे अचानक अद्विक के धक्का देने से आकृति की कलाई पर अद्विक के उंगलियों के निशान बन गए थे और दर्द के कारण उसकी आंखें नम हो गई। आकृति अपने नम आंखों के साथ अद्विक की तरफ देखी तो अद्विक उसे ही घूर रहा था। अद्विक की आंखों में खुद के लिए इतनी नफरत देख आकृति डर से अद्विक तुरंत आगे बढ़ा और आकृति के बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बोला, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, तुम जैसी लड़की के लिए मेरे रूम में कोई जगह नहीं। तुम्हारे कारण आज मेरा यह हाल है, वरना अब तक मैं अपनी मोहब्बत टीना के साथ होता, हम दोनों की शादी होती। तुम्हारे कारण मेरी टीना आज मुझसे इतना नाराज है और मुझसे दूर। अद्विक के ऐसे धकेलने पर आकृति सीधे मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। उसके सिर पर चोट लग गई थी और अद्विक के इतनी तेज से बाल पकड़ने के कारण आकृति के सिर में दर्द होने लगा। उसे पहले से ही सिर दर्द हो रहा था और अब चोट लगने के कारण उसकी आंखें भारी होने लगी थी, जिससे उसे सब कुछ धीरे धीरे धुंधला दिखने लगा था। अद्विक तुरंत उसी के मुंह पर ही अपने रूम का डोर लॉक कर दिया। आकृति बस नम आंखों से उसे देखती रही और कुछ ही देर में वो फर्श पर वहीं बेहोश हो गई। पूर्णविराम, कुछ देर बाद जब आकृति की आंखें खुली तो वो एक बंद कमरे में थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा कर देखने लगी। उस रूम में चारों तरफ अंधेरा फैला था। वो छटपटाते हुए इधर उधर घूमने लगी और आवाज लगाने लगी, अद्विक जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अद्विक जी प्लीज मुझे बाहर निकाले। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी उस रूम में कोई नहीं आया। अब उसको रूम में घुटन हो रही थी। वो वही फर्श पर बैठकर तेज तेज रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। पूर्णविराम, करीब 2 घंटे बाद उस रूम का डोर ओपन हुआ। आकृति जैसे ही अपनी नजर उठाकर ऊपर देखी तो सामने उसके टीना खड़ी थी। टीना के होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। वो आकृति को देखकर मुस्कुराई और फिर नीचे झुककर उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, कैसा लगा मेरी प्यारी बहना मेरा यह सरप्राइज? आई एम श्योर यू रियली लाइक इट। आकृति टीना को देख चौंक गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या कह रही है आपती? क्या ये सब आपने किया है? टीना हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है और कौन ये सब कर सकता है? टीना की बात सुन आकृति हैरान रह गई। वह आंखें बड़ी कर बोली, मतलब वह सब जो भी पार्टी में हुआ वो सब आपने किया है? और मैं सोचती थी कि ना जाने यह सब किसने। अपनी बात बोलकर आकृति जैसे ही उठकर जाने लगी तभी टीना उसकी कलाई को पकड़ मोड़ते हुए बोली, सोचना भी नहीं। आकृति अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं अब आपका सारा सच उनके सामने लाकर रहूंगी। टीना तुरंत ही आकृति की कलाई छोड़ दी और हंसते हुए बोली, जाओ जाओ जाकर बता दो अधिक को, पर क्या वो तुम पर विश्वास करेगा? कभी भी नहीं, वो तुम पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। और उससे क्या बोलोगी कि यह सब मैंने किया है? उसकी मोहब्बत ने वो कभी भी ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार, इतना प्यार कि वो मुझ पर आंख बंद करके भी विश्वास। टीना की बात पर आकृति वही वॉल से लगकर खड़ी हो गई। उसकी एक एक बातें उसे चुभ रही थी। वो बुरी तरह से लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। टीना एक बार फिर आकृति की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, अब नहीं जाओगी? जाओ जाकर बता दो उसे सारा सच में भी देखूं वो तुम पर कितना विश्वास करता है। जाओ ना मेरी प्यारी बहन, ऐसे क्यों बैठी हो? उठो, जाओ, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? इतना बोल टीना आकृति की कलाई को पकड़ ली और आकृति को उठाने लगी, पर आकृति अपने हाथ को टीना से छुड़ा ली उसकी आंखों से। दी, आपने ऐसा क्यों किया? आप दोनों तो प्यार करते थे ना एक दूसरे से, फिर आपने यह सब क्यों किया? आपको तो वैसे भी अद्विक जी चाहते थे, आप लोगों की तो शादी हो ही जाती, फिर आपने मुझे क्यों इन सब में फंसाया? आकृति रोते हुए टीना की तरफ देख उससे पूछी। पूर्णविराम,
गुड क्वेश्चन, एम इम्प्रेस। तुमने जब पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि अगर तुम अद्विक को सब सच बताओगी तब भी वो नहीं मानेगा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें सच बता ही दूँ। टीना के इस तरह बोलने पर आकृति उसकी तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगी। वो यही सोच रही थी कि आखिर टीना उसे क्या बताएगी। पूर्णविराम। तुम्हें पता है इन सब का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं तुम ही हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे बेइंतहा नफरत। हमारे परिवार में सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हें ही प्यार और सम्मान मिला है, और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे मॉम डैड को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट। और मेरे मॉम डैड को क्या मिला? सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी कहने के लिए, तो वो दोनों भाई हैं, पर तुम्हारे डैड बड़े होने के कारण सारी। इसलिए मैं बचपन से ही तुम्हारी हर एक चीज को छीनती चली गई। मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं देख सकती थी, और मैंने यह सब प्लान इसलिए किया ताकि इस कारण तुम्हारी फैमिली बदनाम हो जाए, सभी लोग उनकी बेइज्जती करें और उनका बिजनेस सब खत्म हो जाए। पर मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि अद्विक के दादाजी ने एक अलग ही गेम खेल गए। उन्होंने तुम दोनों की शादी कर दी, जो पर दी आपने अपने बदले के चक्कर में अद्विक को भी बर्बाद कर दिया। अगर आप उनसे प्यार करती थी तो आपने कैसे हम दोनों को इंटीमेट होने दिया? आपने यह कहा कि आप हर चीज मुझसे छीनती रही। आपको यह भी पता था कि मैं बचपन से ही अद्विक को चाहती हूँ, इसलिए आपने पहले ही उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फिर कैसे आप हम दोनों को एक होने दी उस रात? आखिर यह गलती। आकृति की बात सुनकर टीना का चेहरा सख्त हो गया। उसे आकृति पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कुछ ही सेकंड बाद उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसको अचानक से स्माइल करते देखा आकृति हैरान रह गई। वहीं टीना आकृति की तरफ देखते हुए तेज तेज हंसने लगी। पूर्णविराम। टीना तेज तेज हंसते हुए बोली, कितनी बेवकूफ होना तुम आकृति, सच में इसीलिए तो मैं तुम्हें बचपन से बेवकूफ बनाते आई हूँ। तुम मुझे हमेशा दीदी करते हुए मेरी सारी बात मानती रही, और मैं जो कुछ भी चाहती थी वो सब कुछ मुझे देती गई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो मैं तुम्हें अद्विक को इतनी आसानी से दे दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। टीना की इस बात को सुन आकृति हैरान रह गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए टीना की तरफ देखते हुए पूछी, आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर सच क्या है? मैं कहना चाहती हूँ मेरी प्यारी सी बेवकूफ लिटिल सिस्टर, तुम दोनों उस रात इंटीमेट हुए ही नहीं थे। मैंने सिर्फ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया था कि तुम दोनों के लगे कि तुम दोनों इंटीमेट हुए हो, पर सच्चाई यह थी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए ही नहीं। और रही बात अद्विक को ड्रग्स देने की, तो हो मैंने ड्रग्स दिए थे उसे, पर समय रहते ही मैंने उसे उस ड्रग्स का। टीना की इतनी बड़ी प्लानिंग को सुन आकृति की आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरानी से टीना की तरफ देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे उसने बचपन से ही दीदी कहती आई और दिल से भी वो उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी, वही लड़की आज उसके साथ इतना बड़ा साजिश रचेगी। पूर्णविराम। लेकिन दी आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। आपका प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया। आखिरकार मेरी और अद्विक दोनों की ही शादी हो गई। आकृति एक हल्की मुस्कान के साथ टीना की तरफ देखकर बोली। वही टीना गुस्से से आकृति के गालों को कसकर पकड़ ली और उसके चेहरे की तरफ झुककर बोली, भले ही तुम दोनों की शादी हो गई है, पर तुम दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उसे मैं कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी, बल्कि मैं उन दूरियों को दिन पर दिन इतना बढ़ाते जाऊंगी कि बहुत जल्द अद्विक तुम्हें अपनी लाइफ से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। पूर्णविराम। अचानक ही बाहर से अदिति की आवाज सुन आकृति अपनी सोच से बाहर आई और तुरंत ही अपने आंसुओं को साफ करने लगी। फिर टैब ओपन कर अपने चेहरे को वॉश की और तुरंत वॉशरूम का डोर ओपन कर बाहर आ गई। पूर्णविराम। वहीं बाहर अदिति आकृति के सामने एक प्लेट लिए खड़ी थी। उस प्लेट में आकृति के लिए खाना था, क्योंकि अदिति को पता चल गया था कि आकृति ने जरूर सुबह से कुछ खाया नहीं होगा और अब तक रात होने आई थी, इसलिए वो सबसे पहले आकृति के लिए डिनर लेकर आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, आकृति उदास होकर अदिति से बोली। पर अदिति आकृति की बात सुन उसे घूरने लगी। फिर तुरंत उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाई और उसे डांटते हुए बोली, अब तू कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप से मैं तुझे खिला रही हूं तो खा लो। इतना बोल अदिति आकृति को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। अदिति को खुद की इतनी केयर करते देख आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही अदिति ने ये देखा तो वो हैरान होते हुए बोली, क्या हो गया तुझे? तू ये गंगा जमुना क्यों बहा रही है? आकृति तुरंत ना में सिर हिलाई और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। अदिति ये सुन वापस से आकृति को अपने हाथों से खिलाने लगी। पूर्णविराम। डिनर करने के बाद आकृति बेड पर आकर लेट गई और कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चली गई। अदिति काफी देर तक आकृति की तरफ देखती रही और फिर वो भी रूम से बाहर चली गई, क्योंकि अब सभी को डिनर करना था। अदिति सबके साथ बैठकर डिनर की। अब तक किसी को नहीं पता था कि आकृति घर आई है, इसीलिए किसी ने आकृति के बारे में नहीं पूछा और अदिति ने भी किसी को। अदिति भी डिनर करके रूम में आकर बेड पर आकृति के बगल में लेट गई और आकृति की तरफ देखते हुए वो भी कुछ देर में सो गई। वहीं दूसरी तरफ अद्विक काफी देर तक ऑफिस में ही अपना काम करता रहा। काम खत्म करने के बाद वो सीधे अपने विला के लिए निकल गया। अद्विक अपने विला पहुंचकर वहां चारों तरफ अपने नजरें घुमाकर देखने लगा, जैसे मानो वो किसी को बड़ी ही बेताबी से ढूंढ रहा हो। फिर वो तेजी से वहां से चलते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया, पर अचानक ही अपने रूम में ना जाकर सबसे पहले आकृति के रूम की तरफ बढ़ गया। पूर्णविराम। वहीं टीना जो कि अपने रूम में थी और जैसे ही उसे पता चला कि अद्विक ऑफिस से आ गया है, वो खुश होकर अद्विक से मिलने के लिए बाहर आई। पर जैसे ही उसने देखा कि अद्विक आकृति के रूम में जा रहा है तो वो गुस्से से तमतमा उठी। पूर्णविराम। लगता है अभी भी आकृति का नशा नहीं उतरा है तुम्हारे ऊपर से अद्विक बेबी, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द पूरा नशा उतर जाएगा, क्योंकि अब मैं आकृति को तुम्हारे करीब कभी नहीं आने दूंगी, और अगर आकृति भूल कर भी तुम्हारे करीब आना चाहेगी तो इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टीना अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बड़े ही शातिर अंदाज में बोली। पूर्णविराम। वही अद्विक आकृति के रूम में इंटर करते ही उसको आकृति की खुशबू महसूस होने लगी, जिसे फील कर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसकी खबर अद्विक को भी नहीं थी। फिर वो पूरे रूम को गौर से देखने लगा, पर उसे वहां पर आकृति नहीं दिखी। आकृति को रूम में ना पाकर अद्विक की आंखें सर्द हो गई। पूर्णविराम। ठीक नहीं किया, वैसे इस तरह से यहाँ से जाकर तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब तुम अद्विक राठौर का वो रूप देखोगी जो आज तक तुम कभी नहीं देखा। अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर दांत पीसते हुए बोला। तेजी से एक तेज आवाज के साथ रूम का डोर बंद किया और बाहर चला गया। टीना जैसे ही अद्विक को बाहर आते हुए देखी, वो एक साथ छिपने वाली थी। फिर जैसे वो, कहाँ जा रहे हो बेबी मुझे छोड़कर? टीना अपनी मधोश कर देने वाली आवाज में बोली। टीना के ऐसे अचानक पकड़ने पर अद्विक की आंखें लाल हो गई। वो बड़ी मुश्किल से खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, पर जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो एक झटके में टीना के हाथ को खुद से दूर झटक दिया। पूर्णविराम। अद्विक के अचानक झटकाने से टीना लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। वो गुस्से से अद्विक की तरफ देखी तो अद्विक उसकी तरफ मुड़कर नॉर्मल वे में बोला, सॉरी बट अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना बोल अद्विक टीना को इस तरह छोड़ सीधे स्टडी रूम की तरफ चला गया। पूर्णविराम।
टीना अभी भी उसी तरह फर्श पर गिरी हुई थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना ले और घूरते हुए बोली, तुमने ठीक नहीं किया अद्विक सिंह राठौड़। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे तुम दोनों की लाइफ को हेल बनाती हूँ। अभी तो सिर्फ आकृति तुमसे थोड़ा दूर हुई है, पर जल्द ही मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दूंगी और फिर मजबूरन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। उसके बाद टीना इस वक्त गुस्से से पूरी बौखलाई हुई थी। उसे इस समय आकृति के साथ साथ अद्विक पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो शायद वह अभी आकृति को जान से मार देती, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन शायद उसने अब कुछ बहुत खतरनाक सोच रखा था, क्योंकि उसके अंदर आप आकृति के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गए थे। पूर्णविराम। अद्विक अपने स्टडी रूम में आया और सोफे पर बैठ गया। वो तुरंत लैपटॉप ओपन किया और उसकी लंबी लंबी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चलाने लगा। कुछ देर बाद अद्विक की उंगलियों रुक गई और वो लैपटॉप स्क्रीन की तरह खोलकर देखना लगा। लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। पूर्णविराम। अगली सुबह अदिति की जब आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नजर अपने बगल में गई, जहां पर आकृति सो रही थी। पर अभी आकृति वहां पर नहीं थी। ये देख अदिति चौंक गई। उसे आकृति के लिए बहुत डर सा लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि आकृति उसके भाई अद्विक से बहुत प्यार करती है और कल जो भी हुआ था उस कारण कहीं आकृति कोई गलत कदम ना उठा ले, ये सोच वो घबराते हो। अदिति उठकर इधर-उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ गई। वो तुरंत बालकनी की तरफ बढ़ी तो उसे वहां पर आकृति देखी, जो कि रेलिंग से लगकर खड़ी थी। आकृति को देख अदिति जल्दी से भागकर उसके पास गई और उससे बोली, अको मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, पर तू है कि कुछ बोल ही नहीं रही है। आखिर तेरा ध्यान कहाँ है? अदिति की बात पर आकृति अपने होश में आई। वो अदिति की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, आदू क्या हुआ, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? आकृति के ऐसे पूछने पर अदिति उसे घूर कर देखती है और उस पर गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा मैं कब से तेरे लिए परेशान हूँ और तू मुझसे पूछ रही है कि मैं चिल्ला क्यों रही हूँ? और तू कब से यहाँ क्या कर रही है? क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? आकृति, जो कि अभी भी सामने की तरफ देख रही थी, इस तरह देखते हुए अदिति से बोली, हाँ बोल, क्यों तू इतना सुबह सुबह मेरा नाम क्यों चिल्ला रही है? अदिति कुछ सेकंड तक आकृति को घूर कर देखी और बोली, मैंने कुछ सोचा है, चल आज कहीं बाहर चलते हैं शॉपिंग करने। अदिति की बात पर आकृति अजीब सा मुंह बनाई और बोली, यार पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का। अदिति उसे घूरते हुए थोड़े गुस्से में बोली, मैं तुझसे पूछ नहीं रही, मैं तुझे बता रही हूँ, चल जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर घूमने चलेंगे, फिर वहां से शॉपिंग करने जाएंगे। इतना कहकर अदिति वहां से चली गई। आकृति उसे रोकती रही पर अदिति नहीं मानी। पूर्णविराम। कुछ देर बाद अदिति और आकृति दोनों ही शावर लेकर तैयार हुई और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आई। सभी लोग पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जैसे ही सबने आकृति को वहां देखा तो सब चौंक गए। दादाजी आकृति को देख खुश होकर बोले, आकृति बेटा आप यहाँ, आप कब आ? आकृति कुछ बोलती उससे पहले ही अदिति हंसते हुए बोली, दादाजी ये ना कल रात में ही आ गई थी, मैं ही उसे जबरदस्ती यहाँ बुलाई, मेरा मन नहीं लग रहा था, इसके बिना मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। ये सुनकर दादाजी और विजय जी दोनों ही मुस्कुराने लगे। फिर आकृति अदिति के साथ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। सभी लोग खुश थे सिवाय सुनैना जी और विवेक को छोड़कर। सुनैना जी तो आकृति को अपने जलन भरी नजरों से घूर रही थी। वही विवेक के नजरों में तो अलग ही भाव थे। वो तो अपने हवस भरी नजरों से आकृति को देख रहा था। उसे देख वही आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिल्कुल शांत लग रही थी। आकृति को उदास देखकर सुनैना जी सब समझ गई। उन्हें आकृति को उदास देख बड़ा मजा आ रहा था। पूर्णविराम। तुम्हारी इस हालत को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आकृति। अंशु अद्विक ने तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया है, तभी तुम्हारी यह हालत हुई है, वरना अब तक तो तुम अद्विक के साथ होती ना। कि यहाँ मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ अदिति के बुलाने पर नहीं आई हो, बल्कि तुम खुद ही आई हो, क्योंकि तुम्हें वहां से निकाल दिया गया। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत जल्द में ऐसा। सुनैना जी आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए मन ही मन बोली। उनकी आंखों में आकृति के लिए नफरत के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वही किसी की भी नजर सुनैना जी पर नहीं गई और सभी लोग लंच करने में लगे रहे। पूर्णविराम। कुछ देर में सभी ने लंच कर लिया और अदिति अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी मैं और आकृति दोनों ही साथ में बाहर जा रहे हैं, वे कुछ जरूरी काम है और हम थोड़ा शॉपिंग भी करना चाहते हैं। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों जा सकती हो, मैंने कभी तुम दोनों को रोका नहीं। दादाजी की बात सुनकर आकृति और अदिति दोनों ही कुछ देर में तैयार होकर वहां से बाहर निकली। पूर्णविराम। वही सुनैना जी अपने रूम में बैठी हुई थी। उनकी आंखों के सामने बार बार आकृति का चेहरा आ रहा था। वह तुरंत अपना फोन निकाली और एक नंबर डायल करने लगी। कुछ रीक्स जाने के बाद कॉल पिक हुआ। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हाँ बोलिए, कैसे आपने मुझे कॉल किया, वहां सब कैसा चल रहा है? ये आकृति यहाँ क्यों आ गई है? क्या उसे अद्विक ने अपने घर से निकाल दिया है? सुनैना जी तुरंत ही पूछी। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली हो। पूर्णविराम। ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे जहां तक लग रहा है कि आकृति और अद्विक के बीच कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है और ऐसा हुआ है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आखिर मैंने ऐसा चाल जो चला जिससे वो दोनों कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। उन दोनों के बीच एक ऐसी दरार ला दी हूं मैं कि अब चाहकर भी उनके बीच की दूरियां कभी कम नहीं होगी। फोन की दूसरे तरफ से टीना की आवाज आई। टीना की बात को सुन सुनैना जी खुश हो गई। वो खुशी से टीना से बोली, आखिर ऐसा क्या किया तुमने? मैं भी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिससे दोनों के बीच इस तरह से दूरियां आ गई। आकृति तो हमेशा से ही अद्विक के की हर अत्याचार को सह लेती थी, पर वो कभी खुद से उससे दूर नहीं होती थी। चाहे सुनैना जी के पूछने पर टीना हंसते हुए उन्हें सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर सुनैना जी के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वाव, मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या कमाल की खिलाड़ी हो तुम, ऐसा खेल खेली हो जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। टीना सुनैना जी की बात पर और भी ज्यादा खुश हो गई। उसे अब खुद पर बहुत ही ज्यादा घमंड महसूस हो रहा था। वही सुनैना जी भी टीना की बातें सुन बहुत खुश थी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो यह सोचकर खुश थी कि अब अद्विक और आकृति कभी एक नहीं हो सकते। पूर्णविराम। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करती रही और फिर कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के बाद सुनैना जी अपने बगल में बैठे अपने बेटे विवेक की तरफ देखी और हंसकर बोली, क्या कमाल का खेल खेला है टीना ने। मानना पड़ेगा कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर है और इस लड़की की चालाकी ही हमें अद्विक की प्रॉपर्टी दिला सकती है। विवेक अपनी मॉम की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मॉम, इसीलिए तो मैं उस टीना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, क्योंकि उससे हम लोगों का सिर्फ फायदा ही फायदा है। उसी के कारण हम इस घर पर राज करेंगे। देखना मॉम, आप वो लड़की हमें वह सब कुछ दिलाएगी जो हम लोगों का सपना है। सुनैना जी अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दी।
वहीं दूसरी तरफ आकृति और अदिति दोनों ही सबसे पहले अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिली, उनके साथ इधर उधर साथ में घूमे और सभी फिर शॉपिंग करने के लिए मॉल चले गए। आकृति जो कि सुबह तो बहुत उदास थी पर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे उसका मूड चेंज हो गया पूर्णवेरा। अब आकृति के होठों पर भी स्माइल थी। आकृति को मोड़ सही देख अब अदिति को अच्छा लगने लगा। आज उन दोनों ने साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। सभी पुराने फ्रेंड से मिलकर उन दोनों को अच्छा भी लगा। आकृति की जब से शादी हुई थी तब से वो अपने सारे फ्रेंड से मिलना बहुत कम कर दी थी पूर्णवेरा। पर आज वो सबसे मिली तो उसे लगने लगा कि शादी से पहले की लाइफ उसकी कितनी अच्छी थी। शादी की बात तो जैसे वो पूरी तरह से बदल ही गई है, वो हंसना ही भूल गई है। आज ऐसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हंसकर उसे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था पूर्णवेरा। आकृति और अदिति कुछ देर बाद दोनों ही शॉपिंग करके वापस राठौर मेंशन के लिए निकल गई। दोनों की कार राठौर मेंशन के सामने आकर रुकी तो सबसे पहले आकृति और फिर अदिति कार से बाहर आई। बाहर आते ही उनकी नजर सामने खड़े शख्स पर गई, जिन्हें देखकर दोनों के ही आंखों में गुस्से के भाव आ गए थे पूर्णवेरा। अद्विक को पता चल चुका था कि आकृति राठौड़ मेंशन गई है, इसलिए वो यहाँ आ गया था। वो कार से अपनी पीठ टिकाए खड़ा था, उसका एक हाथ पैंट के पॉकेट में और दूसरे हाथ में उसका फोन था जिसमें उसकी नजरें गड़े हुए थे पूर्णवेरा। आकृति और अदिति दोनों के हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। दोनों एक नजर सामने खड़े अद्विक की तरफ देखे, फिर आकृति उसे पूरी तरह से इग्नोर कर आगे बढ़ गई। पर जैसे ही आकृति आगे बढ़ी अद्विक पीछे से उसकी कलाई को पकड़ लिया। ऐसे अचानक कलाई पकड़ने पर आकृति अपनी जगह पर रुक गई। वो हल्का सा पीछे मुड़ी तो उसकी नजर अद्विक के हाथ पर गई, जिससे अद्विक उसके कलाई लीव माई हैंड आकृति बिना किसी भाव के अद्विक से बोली। पर आकृति के बोलने पर भी अद्विक उसकी कलाई को नहीं छोड़ा बल्कि उसकी पकड़ आकृति की कलाई पर और कस गए। अद्विक कुछ बोल नहीं रहा था, बस अपनी नीली नीली आंखों से आकृति की तरफ लगातार देखे जा रहा था। वही अद्विक के ऐसे देखने पर आकृति एक पल के लिए घबरा गई, पर फिर वो हिम्मत करके खुद की कलाई को अद्विक की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी पूर्णवेरा। अद्विक आकृति के चेहरे को देखा जिस पर थोड़ी इरिटेशन के भाव थे, जैसे मानो उसे आदमी का पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो। यह देखकर अद्विक की आंखें सर्द हो गई। वो अपने कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट बिहेव लाइक अ किड एंड कम विथ मी। बिल्कुल भी नहीं आकृति, अब कहीं नहीं जाएगी, वो भी आपके साथ तो कभी भी नहीं। आकृति के कुछ बोलने से पहले ही अदिति की तेज आवाज आई। वो चलते हुए अद्विक के पास आकर और बोली, भाई अब आप चाहे कुछ भी कर लो, आकृति अब आपके पास बिल्कुल नहीं जाएगी। और हाँ, आपको इस बात से इतना ही प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप आकृति से सॉरी बोलेंगे उन सब चीजों के लिए जिसका। अदिति अपनी बात बोल चुप हो गई और अपने भाई अद्विक की तरफ देखने लगी। वहीं अदिति की बात सुनकर अद्विक की आंखें सख्त हो गई। वो अपने उसी सख्त निगाहों से अदिति की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ और मैं उसे ही यहाँ से लेने आया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच कोई तीसरा कुछ बोले पूर्णवेरा। अद्विक एक एक बातों को चबाते हुए अदिति से बोला। वही अद्विक की बात सुनकर अदिति तुरंत बोली, सॉरी भाई, पर अब यह बात सिर्फ आप दोनों के बीच की बात नहीं है और ये बात मेरी फ्रेंड की है और मैं अपनी फ्रेंड को दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकती पूर्णविराम। अदिति की बात सुन अद्विक अपने होठों को भींच लिया और अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, पर उसने अभी भी आकृति के हाथों को नहीं छोड़ा था। वही आकृति अभी बार बार खुद की कलाई को छुड़ाने में लगी हुई थी। अदिति ये देख आगे बढ़ी और अपनी फ्रेंड आकृति के हाथ को अपने भाई के हाथ की पकड़ से छुड़ाने लगी, पर वो भी अद्विक की पकड़ को ढीला नहीं कर पा रही थी। भाई छोड़िए, मेरी फ्रेंड के हाथ को आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो पहले ही आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं और अब आपको मेरी फ्रेंड भी चाहिए, मतलब घरवाली और बाहर वाली दोनों ही आपको चाहिए, क्या बात है? भाई सच में आप तो कमाल के हो, मानना पड़ेगा। आप जैसे इंसान तो बहुत कम ही इस दुनिया में देखने को मिलेंगे। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा भाई। अदिति एक तंज भरी मुस्कान के साथ अद्विक की तरफ देखकर बोली। वहीं अद्विक को अदिति की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी निगाहें अभी अदिति को घूर रही थी। अभी अद्विक कुछ बोलता उससे पहले कार के अंदर बैठी टीना बाहर आई और अद्विक के कंधे पर अपना एक हाथ रख उसके सामने ड्रामा करते हुए बोली, अद्विक बेबी चलो ना जल्दी, मैं अब बोर हो गई हूँ और अब तो मुझे थकान भी फील हो रही है। टीना की बात सुन अद्विक ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। वहीं अद्विक से खुद को इस तरह इग्नोर होते देख टीना को बहुत गुस्सा आया, पर वो अद्विक को कुछ नहीं बोल सकती थी, तो वो आकृति को अपनी नफरत भी निगाहों से घूरने लगी। इसके साथ ही वो आकृति के कलाई को अपनी जलती हुई निगाहों से देख रही थी पूर्णवेरा। जाओ भाई, आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही है, आप यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जाइए, जाकर उसके साथ अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करिए और मेरी फ्रेंड का पीछा छोड़े। अदिति तंज कसते हुए अपने भाई की तरफ देखकर उससे बोली। अद्विक अभी भी आकृति की कलाई को नहीं छोड़ था। ये देखकर आकृति भी गुस्सा आने लगा और तुरंत आकृति अपने हाथ को ऊपर की ओर तेज से और कसकर अद्विक के हाथ पर बाइट कर ली पूर्णविराम। आकृति के इतना तेज बाइट करने के बाद भी अद्विक के चेहरे पर जरा भी दर्द के भाव नहीं आए। वो अभी भी उसी तरह का खड़ा था। यह देखकर आकृति को बहुत तेज गुस्सा आया और बिना कुछ बोले घूर कर अद्विक की तरफ देखने लगी पूर्णविराम। वहीं अब अद्विक के होठों पर एक हल्की शरारत भरी मुस्कान था। ये देख आकृति को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत ही अपने पैर को ऊपर उठाई और तुरंत अद्विक के पैर पर तेज से मारी, जिससे अद्विक को उसके पैर में बहुत तेज दर्द हुआ और वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई। ग्यार अद्विक अपनी आंखें बड़ी किए आकृति की तरफ देखने लगा। वहीं आकृति अपनी कलाई को सहला रही थी। जैसे ही आकृति ने अपने कलाई की तरफ देखा तो उस पर अद्विक की उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह देख आकृति अपनी कलाई को सहलाते हुए अद्विक को घूरने लगी। वही अद्विक आकृति के ऐसे मारने पर अद्विक के चेहरे पर हल्के दर्द के भाव आ गए, पर जल्द ही वो अपने इमोशनलेस फेस के साथ आकृति को घूर कर देखने लगा। आकृति जो कि अपने हाथों को सहला रही थी, यह देख अद्विक की भी नजर उसके हाथों पर गई, पर उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे पूर्णविराम। टीना एक बार फिर से अद्विक के हाथ को पकड़कर उसे चिपकते हुई बोली, बेबी चलो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हम यहाँ से चलते हैं और आज तो हम लोग बाहर डिनर करने चल रहे थे ना। टीना जानबूझकर आकृति को सुनाने के लिए ये सब बोल रही थी, हालांकि यह सब भी था क्योंकि आज अद्विक और टीना दोनों साथ में बाहर डिनर के लिए जाने वाले थे। टीना ने अद्विक से बहुत रिक्वेस्ट। टीना की बात सुनकर अदिति और आकृति दोनों एक नजर एक दूसरे की तरफ देखे, फिर अदिति मुस्कुराते हुए अपने भाई की तरफ देखकर बोली, वाह क्या बात है, मतलब आज डिनर डेट की प्लानिंग है और यहाँ क्या दिखावा करने आए हैं? आई थिंक भाई आपको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उतना ही आप लोगों का रोमांटिक डिनर डेट खराब होता जाएगा और वैसे भी
इतना बोल अदिति टीना की तरफ एक नजर देख अजीब तरीके से मुस्कुराई। वहीं टीना को अदिति की बातें सुन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। उसकी तो मन कर रहा था कि अभी आगे बढ़कर अदिति को एक थप्पड़ खींचकर मारे, पर वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए खड़ी थी। पूर्णवेरा आकृति कुछ नहीं बोल रही थी, ना चाहते हुए भी उसे टीना की बातें चुप गई थी। इस कारण वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी अदिति आकृति की तरफ बढ़ते हुए बोली, आई थिंक हमें भी अंदर चलना चाहिए, यहाँ खड़े रहेंगे तो फालतू में कुछ लोगों के चेहरे को देख हम दोनों का ही मूड ऑफ होगा। इतना बोल अदिति आकृति के हाथ को पकड़ी और उसे अपने साथ लिए हुए अंदर चली गई। वहीं आकृति भी अदिति के साथ जाते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर अध्यक्ष की तरफ नहीं देखी। यही बात अध्यक्ष को सहन नहीं हो रहे थे। पूर्णवेरा उन दोनों के अंदर जाने के बाद भी अद्विक अपनी जगह पर खड़ा बस लगातार सामने की तरफ देखे जा रहा था। टीना जो कि अद्विक के पास खड़ी थी वो उससे चिपकती हुई बोली, चलो ना बेबी, काफी लेट हो रहा है और मैंने वहां पर हमारी टेबल भी ऑलरेडी बुक कर दिया है। अद्विक बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ गया। टीना हल्का मुस्कुराई और चलते हुए कार के दूसरे साइड जाकर बैठ गई। कार में बैठते ही टीना यह साफ महसूस कर रही थी कि अद्विक थोड़ा परेशान है। उसका मूड अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर उसे परेशान देख टीना को तो जैसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। पूर्णवेरा कुछ देर में वो कार वहां से आगे बैठ गई। टीना बहुत खुश थी कि आज वो बहुत दिनों बाद अद्विक के साथ बाहर डिनर करने जा रही है। इस वक्त उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो खुशी से झूम रहे थे। पूर्णवेरा लेकिन अचानक ही कार को दूसरी साइड जाते देख टीना थोड़ा चौंक गई। वो तुरंत अद्विक की तरफ देखी जो कि अपनी आंखों को बंद किए पीछे सीट से अपने सिर को टिकाए बैठा हुआ था। फिर वो उसके हाथ को पकड़कर बोली, बेबी हम लोग ये कहाँ जा रहे हैं? हमें तो होटल जाना था ना, और उस होटल का रास्ता इधर से तो नहीं है क्या? उस होटल तक पहुंचाने का कोई और रास्ता भी है? नो, अद्विक सिर्फ वन वर्ड में टीना को जवाब दिया। अद्विक की बात सुन टीना तुरंत उससे बोली, तो फिर लगता है ये ड्राइवर भूल गया है कि हमें होटल जाना है, रुको मैं अभी इसे बताती। इतना बोलकर टीना ड्राइवर की तरफ घूर कर देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी उससे पहले ही अद्विक की तेज आवाज उसके कानों में गए, पूर्णविराम हम वापस घर जा रहे हैं, मैंने आज का डिनर कैंसिल कर दिया है। अद्विक बिना किसी भाव के टीना से बोला। वही टीना अद्विक की बात पर बिल्कुल हैरान रह गई। वह हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी की अद्विक की तरफ देखने लगी। फिर वो हैरान होकर अद्विक से बोली, बेबी क्या तुम नाराज हो या फिर कोई बात हुई है? क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? तुम इस तरह से हमारे डिनर को क्यों कैंसिल कर? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मूड नहीं है अभी कहीं जाने का, अद्विक अपने भारी आवाज में टीना से बोला। अद्विक की बात सुनकर टीना को अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से अपने दांत मिसमिसाने लगी। पूर्णविराम वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अद्विक ने वहां जाने से क्यों मना किया है, क्योंकि यह सब कुछ सिर्फ अद्विक आकृति के कारण किया था। पर अद्विक टीना के सामने ये बात एक से नहीं कर रहा था, जिससे टीना को आकृति के साथ साथ अद्विक पर भी हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी, तुम इस तरह से आज की डिनर कैंसिल कैसे कर सकते थे? और यह सब की वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो आकृति है। टीना अपने मन ही मन आकृति को भला बुरा बोलने लगी। पूर्णविराम पर फिर वो अद्विक की तरफ देखते हुए और अपनी आंखों से आंसू बहाकर बोली, बेबी क्या तुम अब मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? क्या अब तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? जिस कारण तुमने इस तरह अचानक से डिनर को कैंसिल कर दिया। आज हम कितने दिनों बाद एक साथ बाहर डिनर करने वाले थे, पर तुम तो वो भी मना कर दिए। ऐसा क्यों किया तुमने? टीना तुम गलत समझ रही हो, बस मेरे ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट वर्क आ गया है, इसलिए मुझे वो वर्क जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। अद्विक टीना की तरफ देखकर शांत भाव से बोला। पूर्णविराम वही टीना अभी भी गुस्से से लाल थी। वो अद्विक की तरफ बढ़ी और उसके सीने पर अपने सर को रखते अद्विक कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस धीरे से उसे पकड़ लिया। ये देखकर टीना की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही अद्विक आकृति का पति हो, भले ही अब उसे थोड़ा बहुत आकृति के साथ अट्रैक्शन फील हो रहा हो, पर उसके दिल में वो अभी वहीं अद्विक के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। उसके आंखों के सामने बार बार आकृति का इस तरह से उसे इग्नोर कर वहां से जाना, यही सीन आ रहा था। इसके साथ ही साथ उसके कानों में आकृति की कहीं बातें गूंज रही थी। पूर्णविराम आकृति के बारे में सोचते हुए ही अद्विक अचानक से अपने हथेली को देखने लगा, जिस पर अभी भी आकृति के बाइट करने के निशान बने हुए थे। उस निशान को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके हथेली पर किसी छोटे बच्चे ने बाइट किया हो। पूर्णविराम अद्विक को यह देखकर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वो धीरे से अपनी हथेली को अपने चेहरे के करीब किया और उसे सूंघने लगा। उसकी हथेली से अभी भी आकृति की खुशबू आ रही थी। अद्विक तिरछा मुस्कुराया, फिर धीरे से उन पर अपने होंठ रख दिया। ऐसा करते हुए अद्विक को यह महसूस हो रहा था कि जैसे वो अभी आकृति के होठों को चूम रहा हो। पूर्णविराम वही अभी टीना इतनी खुश थी कि उसकी नजर अद्विक की हरकतों पर नहीं गई। वो तो बस अद्विक के कोट को कसकर पकड़े हुए उसके सीने से लगी हुई थी, जहां टीना खुद को अद्विक के करीब पाकर बहुत खुश थी। वहीं अद्विक अलग ही आकृति की सोच में गुम था। पूर्णविराम वहीं दूसरी तरफ आकृति और अदिति दोनों डिनर करके रूम में आती हैं। अदिति बार बार आकृति के चेहरे की तरफ से देख रही थी, क्योंकि वो आकृति के दिल का हाल अच्छी तरह समझती थी। वही जैसे ही आकृति यह महसूस करती है, वो अदिति की तरफ अपनी नजर उठाकर देखती है तो अदिति मुस्कुराते हुए आकृति से बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यह सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आकृति अदिति की तरफ अपने भाव में उचकाकर उससे पूछी। पूर्णविराम अरे मैं क्यों देखूंगी तुझे, शायद कोई गलतफहमी हुई हो गई है। अदिति उसी तरह हंसते हुए आकृति से बोली। अदिति की बात पर आकृति उसे आंखें छोटी कर घूरने लगी। पूर्णविराम जिससे अदिति हंसने लगी और हंसते बोली, क्या तुम मुझे ऐसे अपनी आंखें छोटी करके क्यों घूर रही है? मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा चल छोड़, आजा चल सोते हैं। इतना बोल अदिति आकृति के हाथ को पकड़कर बेड की तरह बढ़ जाती है। वही आकृति अदिति के हाथ को खुद से छुड़ाते हुए बोली, अरे मैं खुद चलूंगी, तू मुझे पकड़ कर ले जाएगी तभी मैं जाऊंगी क्या? यह सुनते ही अदिति हंसने लगती है। फिर दोनों ही बेड पर जाकर लेट जाती हैं और दोनों अपना मोबाइल चलाने लगती है। अचानक आकृति अपने मोबाइल में कुछ देख एक झटके में उठकर उसको ऐसे उठते देख अदिति उसकी तरफ देखती है और पूछती है, अक्कू क्या हो गया तुझे, तू ऐसे अचानक से क्यों उठकर बैठ गई? आकृति कुछ नहीं बोलती, वह बस अपने मोबाइल में घूर घूर कर देखती रहती है। पूर्णविराम आकृति को ऐसे चुप देख अदिति भी उठकर बैठ जाती है और उसके फोन में देखने लगती है। पर तभी आकृति अपने फोन बंद करते हुए अदिति से बोली, यार मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो तुरंत अपना लैपटॉप ढूंढने लगती है। वह तुरंत अपना लैपटॉप बैग उठाती है और लैपटॉप ओपन कर सोफे पर बैठ जाती है। पूर्णविराम
आकृति को इस तरह से रिएक्ट करते देख अदिति उसे घूरने लगती है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलती है, अब ऐसा भी क्या काम आ गया कि तुम मुझसे छुपा रही है। अदिति की बात सुन आकृति हंसने लगती है और फिर बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुझे पता है मैंने एक फॉर्म फिल किया था, बस मैं वही चेक कर रही थी। अच्छा तो फिर क्या हुआ फॉर्म का? अदिति आकृति की तरफ देख तुरंत उससे पूछी, पर इससे पहले कि आकृति उससे कुछ बताती अदिति का फोन रिंग करने लगता है। फोन की रिंग की आवाज को सुन अदिति अपने हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखती है और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख वो थोड़ा घबरा जाती है। पूर्णविराम। फोन की रिंग लगातार बजती रहती है पर अदिति कॉल पिक नहीं करती, वह अपने दांतों के बीच उंगलियों को दबाए बस अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखती रहती है। पूर्णविराम। वही आकृति जो कि लैपटॉप पर काम कर रही थी, वो अदिति की सारी हरकतों को तिरछी निगाहों से देख रही थी। वह उसी तरह लैपटॉप पर काम करते हुए ही बोली, तेरा फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही? तू तो इस तरह से रिएक्ट कर रही है जैसे किसी भूत का फोन आया हो, और अगर तूने कॉल पिक कर लिया तो वह तुझे फोन के अंदर से खींच लेगा। अब तुझे मैं क्या बताऊं, भूत का ही फोन है? भूत क्या तेरे भाई का फोन है जो मुझे फोन कर रहा है, पर मैं तेरे सामने कैसे कॉल पिक करूं? अदिति आकृति की बात सुन धीर से बड़बड़ाते हुए बोली। वही आकृति को अदिति की बातें कुछ सुनाई नहीं दिया तो वो थोड़ा इरिटेट होकर बोली, आदू बताएगी भी मुझे, तू ऐसे क्या बड़बड़ा रही है? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दी। कुछ भी नहीं है। वह क्या है ना, मैं अभी कॉल पिक नहीं करना चाहती। इतना बोल वो अपना फोन दूसरी तरफ रख दी और आकृति की तरफ देखकर बोली, हाँ तो कुछ बता रही थी। आकृति कुछ नहीं बोलती, तभी अदिति का एक बार फिर से फोन रिंग करने लगता है। फोन रिंग की आवाज को सुन आकृति उसे घूरते हुए बोली, जाकर कॉल पिक करके बात कर ले, वरना कहीं कॉल करने वाला नाराज ना हो जाए। आकृति अपनी बातों से अदिति को चिढ़ा रही थी। वही आकृति की बात सुन अदिति का मुंह बन जाता है, पर बार बार फोन रिंग करने के कारण अदिति को मजबूरन कॉल पिक करना पड़ता है। पूर्णविराम। अदिति अपना मोबाइल कान पर लगाते हुए बालकनी की तरफ चली जाती है। इससे पहले कि दूसरी तरफ से रक्षित कुछ बोलता, उसे पहले अदिति की तेज आवाज उसके कानों में पड़े, जब मैं कॉल पिक नहीं करती हूं तो आप समझते क्यों नहीं, और ये क्या है? जब देखो तो आप मुझे कॉल करते रहते हो, जब मैं आपका कॉल नहीं पिक करना चाहती तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मेरा बिल्कुल। इतना बोलती ही वो तुरंत कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ से रक्षित अपने फोन की तरफ घूर कर देखने लगता है। उसकी काली गहरी आंखें इस वक्त सर्द हो गए थे। पूर्णविराम। यह तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बेबी। चुचु चुचु, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तुमने रक्षित कपूर के सोए हुए गुस्से को जगाया है, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलकर रहेगी। अब तक तुमने सिर्फ मेरा सॉफ्ट नेचर देखा है, अब मेरे हार्ड नेचर को भी तुम झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मिस अदिति सिंह राठौर, नाउ आई एम एंटर इन योर लाइफ। अब अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओगी। रक्षित अदिति के बारे में सोचते हुए तिरछा मुस्कुराया। वो अभी भी अपने फोन की तरफ ही देख रहा था जिस पर अदिति का नाम शो हो रहा था, पर कॉल इन हो गया था। ये देख रक्षित की आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन सा छा जाता है। वो चेयर पर से उठता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। उसकी आंखों के सामने एक एक करके अदिति के साथ बिताए पल आने लगते हैं, उसे फील। वहीं दूसरी तरफ अदिति रूम में आई और वह एक नजर आकृति की तरफ देखी। वह डर रही थी कि आकृति उसे जरूर पूछेगी कि आखिर ऐसा किसका कॉल था जिससे बात करने के लिए तू बाहर गई। आकृति के सवालों से बचने के लिए अदिति जल्दी से बेड पर जाकर लेट जाती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। पूर्णविराम। आकृति भले ही लैपटॉप में लगी हुई थी, पर उसकी तिरछी निगाहें अदिति पर ही थी। वो अदिति की एक एक एक्टिविटी को बड़े ही गौर से देख रही थी। वो अदिति को इस तरह से सोने की एक्टिंग करते देख मुस्कुरा दी। पूर्णविराम। अदिति, तू भी ना, तू नहीं सुधर सकती, पर कोई तो राज है जो तू छुपा रही है। कोई ना, मैं भी तेरी वो फ्रेंड हूं कि खुद तुझसे सारी बातें तेरे मुंह से उगलवा लूंगी। आकृति अदिति को देख तिरछा मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली और वापस से लैपटॉप की तरफ देखने लगी। वही अदिति धीरे से ब्लैंकेट को अपने चेहरे पर से हटाई और हल्का सा आकृति की तरफ देखी। वो आकृति को काम करते देख एक गहरी सांस लेकर बोली, बैंक गौर। आकृति को शक नहीं हुआ, वरना अब तक तो वो एक के बाद एक कई क्वेश्चन पूछ डाली होती। चल बेटा अदिति, इससे पहले आकृति तुझसे कुछ पूछे या फिर उसका मूड चेंज हो जाए, तू जल्दी से सो जा। इतना बोल अदिति ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर की और अपनी आंखें बंद कर सोने लगी, पर आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने रक्षित का चेहरा आ गया। ये देख अदिति तुरंत अपनी आंखें खोल ली। पूर्णविराम। ये क्या है कि मुझे अचानक से उनका चेहरा क्यों दिखने लगा, और कहीं आज मैंने कुछ ज्यादा ही तो फोन पर नहीं बोल दिया? हाँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने हर बार मेरी हेल्प की है और मैं सच में बहुत बुरी हूं। अब मैं क्या करूं? अदिति इतना बोलते हुए करवटें बदलने लगी। अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि उसे रक्षित की याद सताने लगी थी और अपने किए पर गिल्ट महसूस होने लगा था। पूर्णविराम। अब मैं और परेशान नहीं होंगी, कल सुबह ही मैं मिस्टर कपूर से मिलकर सॉरी बोल दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, अदिति खुद को समझाते हुए बोली और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वापस से सोने लगी। इस बार उसे सच में नींद आ गई। पूर्णविराम। वही आकृति अभी भी लैपटॉप में लगी हुई थी। वो लैपटॉप पर काम करते हुए ही अचानक उसके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देख आकृति तुरंत उसे ओपन करते ही आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है वह सच है या फिर उसके आंखों का धोखा। पूर्णविराम। ओ माय गॉड, यह किसने भेजा मुझे? क्या ये भी मुझे मिस्टर शेरो ने सेंड किया है? आकृति हैरानी से धीरे से बड़बड़ाई और सेंड करने वाले का नाम से देखने लगी। अननोन पर्सन का नाम देख आकृति को थोड़ा अजीब लगा। पूर्णविराम। कौन है ये मिस्टर शेरो जो मेरी हेल्प कर रहा है? खैर जो भी हो, उस इंसान के कारण मेरी आज बहुत बड़ी हेल्प हुई है। अब मैं भी देखो क्या करती हूँ। मिस्टर अद्विक सिंह राठौर, अब समय आ गया है कि सारे सच को सामने लाया जाए। आकृति काफी कॉन्फिडेंट के साथ लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोली। पूर्णविराम। फिर वो जल्दी जल्दी कुछ सर्च करने लगी। कुछ देर तक लैपटॉप पर काम करने के बाद आकृति धीरे से अंगड़ाइयां ली और बोली, अब मैं बहुत थक गई और अब तो मुझे बहुत नींद भी आ रही है। इतना बोल आकृति अपने लैपटॉप को बंद की और उसे वापस से बैग में डाल सबसे पहले वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गई। फिर वो बाहर आकर सीधे बेड की तरफ बढ़ गई। बेड पर जाकर वो लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही आकृति को अद्विक का चेहरा दिखने लगा। वो हड़बड़ा कर तुरंत अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, अब और नहीं, मैं अब और आपको नहीं याद करूं। इतना बोल आकृति कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर सोने की कोशिश करने लगी। पूर्णविराम। वहीं एक अंधेरे कमरे में बैठा एक शख्स लैपटॉप पर तेज तेज उंगलियां चला रहा था। उस शख्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस अंधेरे में उस शख्स की आंखें चमक रहे थे। उस शख्स की चमकीली नजरें एक तक लैपटॉप को घूरे जा रहे थे। पूर्णविराम।
लैपटॉप की तरफ देखते ही हुए ही शख्स के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गए पूर्णविराम। वाओ इट्स डन। वो शख्स लैपटॉप की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला और तुरंत ही लैपटॉप पर इंटर का बटन प्रेस कर दिया पूर्णविराम। ऋतिक बेटा क्या कर रहे हो और कितने देर तक लैपटॉप में घुसे रहोगे? ऋतिक के डैड की आवाज उसके कानों में पड़ी। ऋतिक जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और मुस्कुराते हुए बोला आई एम कमिंग रैड। इतना बोलकर ऋतिक तुरंत ही सोफे पर से उठा और रूम से बाहर चला गया। बाहर उसके डैड उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋतिक वहां पहुंचा तो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। ऋतिक के डैड उसे नाराज होते हुए बोले तेरे कारण आज मुझे इतना लेट हो गया, वरना मैं अब तक कब का डिनर कर लेता। सॉरी डैड, आगे से मैं लेट नहीं करूंगा। ऋतिक मासूम सा चेहरा बनाकर अपने डैड से बोला। उसके डैड मुस्कुरा दिया और उसके बालों को सहलाकर बोले तू अभी भी बिल्कुल बच्चा ही है, कब बड़ा होगा? ऋतिक अपने बालों को सही करते हुए बोला प्लीज अब आप भी आकृति और अदिति की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया। अच्छा तो तू बड़ा हो गया है, मैं भी देखूं कहां से बड़ा हो गया है। यह सुनकर ऋतिक घूर कर अपने डैड की तरफ देखा तो उसके डैड हंसने लगे। फिर दोनों हंसते हुए ही डिनर करने लगे। अगली सुबह फोन पर अलार्म के बजाने की आवाज से आकृति की आंखें खुली। आकृति की आंख खुलते ही वो अपने फेस को इधर उधर घुमाकर फोन को ढूंढने लगी कि आखिर किसका अलार्म बज रहा है। जब उसने ध्यान दिया तो अदिति के फोन पर अलार्म लगा हुआ था, वही लगातार बजे जा रहा था पूर्णविराम। पर अदिति को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह घोड़े गधे हाथी सब कुछ बेचकर मस्त होकर सो रही थी। यह देख आकृति उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी। पूर्णविराम कुंभकर्ण की दादी है, इसको तो जैसे कोई होश नहीं। जब अलार्म लगाने से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो ये लगती क्यों है? आकृति बड़बड़ाते हुए अदिति की तरफ से उसका फोन लेती है और अलार्म को बंद करके फिर बेड पर लेट गई। अचानक आकृति को सब कुछ याद आने लगा। उसे वो अननोन नेम से आई मेल को याद आ रहा था। पूर्णविराम मिस्टर शैरो मुझे क्यों मेल किया है? क्या मिस्टर शैरो मुझे जानते हैं? आखिर कौन है ये मिस्टर शैरो? आकृति अपने मन ही मन बोली। फिर कुछ देर बाद ही वह अपने सिर को झटकर बेड पर से उठने लगी। उसके मन में इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा था। यह सोचकर उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। आकृति बेड पर से नीचे उतरकर सीधे वॉशरूम में चली गई। पूर्णविराम वहीं दूसरी तरफ आज टीना बहुत खुश थी। उसकी जब आंखें खुली तो वो उठते ही खुशी से झूमने लगी। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखते हुए बोली हैप्पी बर्थडे तमी। इतना बोलकर टीना मुस्कुराने लगी। तभी उसकी नजर वही मिरर के पास रखे एक फ्लावर बुके पर गई। उस फ्लावर बुके को देख टीना के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वो जल्दी से उस फ्लावर बुके को उठाकर चेक करती है तो उस पर एक कार्ड था। वो कार्ड को निकाल कर देखती है, उस पर बड़े ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे माई लव। यह पढ़ते ही टीना की स्माइल बड़ी हो गई। वो खुश होकर बोली आई लव यू टू बेबी। अद्विक बेबी, मुझे अच्छे से पता था कि हर बार की तरह तुम इस बार भी मुझे तब भले विश करोगे और हर बार की तरह तुम इस बार भी मुझे फ्लावर बुके दोगे। इसका मतलब कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। मुझे पता ही था कि तुम्हारे ऊपर से मेरे प्यार का जादू अभी उतरा नहीं। टीना के हुस्न का जादू है ही ऐसा जिसके ऊपर चढ़ जाए उसके ऊपर से उतरता ही नहीं। इतना बोलते हुए वो तुरंत ही फ्लावर बुके को अपने हाथों में लिए रूम से बाहर आई और अद्विक को ढूंढने लगी। वो यहाँ वहाँ सब जगह देखती है पर उसे अद्विक कहीं नहीं दिखा। फिर वो तुरंत स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई क्योंकि अब मोस्टली अद्विक स्टडी रूम में ही रहता था। टीना तुरंत जाकर स्टडी रूम का डोर ओपन कर अंदर गई तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। पूर्णविराम अद्विक कहाँ हो बेबी? टीना अपनी प्यारी सी आवाज में अद्विक को आवाज लगाते हुए बोली पर उसे वहां अद्विक कहीं नहीं दिखा। वो तुरंत स्टडी रूम से बाहर आई और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई पर उसे वहां भी अद्विक नहीं दिखा। उसी समय एक मेड वहां से गुजर रही थी तो टीना उसे रोकते हुए पूछती है अद्विक कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो मेड टीना को देख उसे ग्रीट करते हुए बोली मैम सर तो ऑफिस जा चुके हैं। यह सुनकर टीना हैरान रह गई। वह हैरानी से बोली क्या अद्विक ऑफिस चला गया पर मुझे मिले बगैर? टीना की बात पर वह मेड कुछ नहीं बोली। फिर टीना उसे जाने का इशारा कर देती है। वो मेड तुरंत वहां से किचन की तरफ बढ़ गई। टीना को अब गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से बोली ये तुमने ठीक नहीं किया अद्विक बेबी, तुम ऐसे इस तरह से कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो आज घर पर ही रहना चाहिए था और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था। पर तभी टीना की नजर अपने हाथ में पकड़े फ्लावर बुके पर गई। फ्लावर बुके को देख टीना के होठों पर स्माइल आ गई। वो फ्लावर बुके पर अपने हाथ को फेरते हुए बोली वैसे फ्लावर बुके अच्छा है पर मैं इतने से खुश नहीं होने वाली, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। इतना बोल टीना मुंह बना लेती है पर तभी उसे फोन की रिंग बजने की आवाज आई। वो तुरंत चलते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। पूर्णविराम जरूर बच्चे का ही फोन होगा, वो जल्दबाजी में मुझे जगाया नहीं होगा पर मैं अभी उसे इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी। टीना मुंह बनाते हुए ये सब बोल रही थी। वो रूम में पहुंचकर बेड पर रखे अपने फोन को उठाई तो उसमें फ्लैश हो रहे नंबर को देखती है। उससे पहले तो थोड़ा अजीब लगा फिर वह तुरंत कॉल पिक कर लेती है। दूसरी तरफ से विवेक की मदहोश कर देने वाले आव हैप्पी बर्थडे माई डियर लव, तुमको मेरा फ्लावर बुके पसंद आया होगा। विवेक अपने होठों पर स्माइल ली टीना से बोला। वही टीना विवेक की बात सुन हैरान रह गई। वो हैरानी से अपने हाथ में पकड़े फ्लावर बुके की तरफ देखने लगी पर फिर कुछ सोच मुस्कुरा कर बोली यस ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल ये फ्लावर बुके है ही इतना अमेजिंग, ये मेरे फेवरेट फ्लावर है। हाँ मुझे पता है तभी तो मैंने तुम्हारे लिए वह भिजवाए हैं। अब तो तुम्हारा मूड काफी अच्छा हो गया होगा। डू यू रियली लाइक इट? विवेक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला। वहीं टीना नहीं एक बार फिर से फ्लावर की तरफ देखकर उस पर हाथ फेरते हुए बोली आई रियली लाइक इट। वैसे बेबी मैंने तुम्हारे लिए आज एक होटल में छोटी सी पार्टी रखी है तो तुम जिसको भी इनवाइट करना चाह कर सकती हो। विवेक अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए टीना से बोला। जैसे ही टीना ने सुना वह खुशी से उछलते हुए बोली सच में बेबी तुमने मेरे लिए पार्टी रखी है? इतना बोलते हुए टीना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। इसके साथ ही साथ उसके माइंड में इस पार्टी में अचानक कुछ खतरनाक चलने लगता है। पूर्णविराम ऑफ कोर्स जान, आफ्टर ऑल बर्थडे तुम्हारा है तो तुम्हारे लिए ही रखूंगा ना मैं बर्थडे पार्टी। विवेक टीना को खुश करने वाले अंदाज में बोला। वहीं टीना तो अब खुशी से झूम रही थी। कुछ देर तक टीना और विवेक से बातें करने के बाद टीना ने कॉल कर दिया। फिर टीना अपने हाथ में पकड़े फ्लावर बुके की तरफ देखती है और आंखों में चमक लिए बोली सच में विवेक तुम मुझसे इतना प्यार। वहीं दूसरी तरफ अद्विक अपने ऑफिस में बैठा इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इस समय केबिन का डोर नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुन अद्विक अपने सर्द आवाज में बोला कम इन। डोर ओपन कर एक लड़का अंदर आया और अद्विक के सामने आकर खड़ा हो गया। अद्विक फाइल में अपनी नजर गड़ाए हुए ही बोला काम कैसा चल रहा है? सामने खड़ा लड़का अद्विक की तरफ देखते हुए बोला हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत जल्द हम उस तक पहुंच जाएंगे।
इतना बोलकर सुनैना जी तिरछी निगाहों से आकृति की तरफ देखने लगी। वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखना चाह रही थी पर आकृति कोई रिएक्ट नहीं करती। वो चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करती रहती है। पूर्णविराम। फिर सुनैना जी सामने की तरफ देखते हुए बोली, पापा जी आप चल रहे हैं ना? आज उसकी बर्थडे पार्टी में उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि मैं सभी को अपने साथ लेकर आ। बेटा मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो तुम सभी चले जाना, मैं तुम लोग के साथ नहीं जा पाऊंगा। दादाजी सुनैना जी की तरफ देखते हुए बोले। पूर्णविराम। अरे आप चिंता मत करिए ना, विवेक है ना, आपको संभाल लेगा, बस कुछ देर की बात है, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। पर ऐसे जाने से मना मत करिए, बेचारी का दिल टूट जाएगा। और चाहे जो भी हो आज सब कुछ ठीक रहता तो वो इस घर की बहू होती। सुनैना जी एक नज़र आकृति की तरफ देखकर तंज कसते हुए बोली। वहीं सुनैना जी की बात पर विजय जी को गुस्सा आ गया। वे गुस्से से सुनैना जी की तरफ देखकर बोले, बस करिए आप, क्या हमेशा एक ही बात को लेकर बैठ जाती है? अब आकृति इस घर की बहू है और मैं नहीं चाहता कि उसके सामने कोई ऐसी बातें करे। विजय जी की बात पर सुनैना जी को भी बहुत तेज गुस्सा आया पर वो कुछ नहीं बोली, बस खुद के गुस्से को बर्दाश्त कर ली। पूर्णविराम। सुनैना जी अपनी गुस्से से दांत पीसते हुए आकृति की तरफ देखने लगी। वो मन ही मन आकृति को कोस रही थी। वहीं आकृति अभी भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। वह चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। आकृति के बगल में बैठी अदिति भी रह रहकर आकृति को देख रही थी, क्योंकि उसे भी आकृति की चिंता हो रही थी। लेकिन आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो सुनैना जी की बातों से परेशान है। पूर्णविराम। सुनैना जी एक बार फिर से दादाजी की तरफ देखती हैं और बोली, पापा जी आप क्या सोच रहे हैं? आप चलेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा, आखिर आज उसका दिन है तो उसका मन रखने के लिए ही चल लीजिए। ठीक है बहू, तुम इतना कह रही हो तो हम सभी आज शाम को उसके यहाँ पार्टी में चलेंगे, चाहे जो भी हो है, वो है भी तो हमारी बच्ची ही। और अगर वो अपने बर्थडे पर हमें इतना मन से बुला रही है तो हम भला कैसे मना कर सकते हैं? सभी लोग शाम को तैयार हो जाना, सब एक साथ ही पार्टी के लिए निकलेंगे। इतना कहते हुए दादाजी डाइनिंग टेबल के पास से उठे और अपने छड़ी को बजाते हुए अपने रूम की तरफ चले गए। पूर्णविराम। कुछ देर में सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करके डाइनिंग टेबल से उठकर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सुनैना की तीखी निगाहों आकृति को जाते हुए देख रही थी। वो आकृति को देखते हुए मन ही मन बोली, अब बहुत हो गया आकृति, अब तुम देखो किस तरह से मैं तुम्हें बर्बाद करती हूँ, कैसे आज मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकलती हूँ। आज की पार्टी तुम्हारे लिए यादगार बन। ही आकृति और अदिति रूम में पहुंची तो अदिति आकृति की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो बिल्कुल भी उस टीना के बर्थडे में नहीं जाना। अरे कौन जाएगा उस चुड़ैल के बर्थडे में? ना जाने वो कौन सा नई चाल चले, और मैं तो कहती हूँ कि तू भी मत जा। उसके बर्थडे पार्टी में हो ना हो, ये पार्टी भी भाई ने ही उसके लिए रखी होगा, ना जाने भाई को क्या हो गया है। वो अदिति लगातार बड़बड़ाई जा रही थी पर आकृति कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसकी नजरें अपने लैपटॉप पर ही थी। वो लैपटॉप पर तेजी से अपनी उंगलियों को चला रही थी। पूर्णविराम। जब अदिति को आकृति की कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो उसका ध्यान आकृति पर गया। आकृति लैपटॉप में लगी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने अदिति की कोई बात सुनी ही ना हो। पूर्णविराम। ये देखकर अदिति मुंह बनाकर बोली, ये देखो मैडम का यहाँ मैं कब से बोल रही हूँ और ये मैडम तो अपने ही काम में लगी हुई हैगी। वो तुरंत आकृति के पास गई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, अक्कू तूने सुना मैंने तुझसे क्या कहा? क्या कहा आदू तूने? मैंने ध्यान नहीं दिया। आकृति इस तरह लैपटॉप पर अपनी उंगलियां तेजी से चलते हुए बोली। पूर्णविराम। अदिति पहले आकृति को घूर कर देखती है और फिर वह इरिटेट होकर बोली, मैंने तुमसे यह कहा कि आज रात उस टीना चुड़ैल के बर्थडे पार्टी में ना ही मैं जाऊंगी और ना ही तू जाएगी, बस यह फाइनल हो चुका है। इतना बोल अदिति वहां से उठकर कबर्ड की तरफ बढ़ी पर तभी आकृति की आवाज सुनकर रुक गई। आकृति इस तरह लैपटॉप की तरह देखते हुए बोली, नो आदू हम दोनों ही आज रात बर्थडे पार्टी में चल रहे हैं, एंड दैट्स फाइनल। पर अक्कू तुझे पता है ना, वो टीना जरूर कोई हंगामा करने वाली है, तभी वो इस तरह से सबको बुला रही है। मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। अदिति थोड़ी परेशानी के साथ आकृति की तरफ देखते हुए बोली। पूर्णविराम। मुझे कुछ नहीं पता पर हम इस तरह से पार्टी में जाने से मना नहीं कर सकते, आखिर दादाजी ने हमें चलने को कहा है तो इस तरह से हमारा मना करना अच्छा नहीं होगा। आकृति शांत भाव से अदिति की तरफ देखकर बोली। पूर्णविराम। पर यार अक्कू, अभी अदिति बोल ही रही थी कि तभी आकृति उसकी तरफ घूर कर देखी जैसे कह रही हो कि अब कोई बहस नहीं। अब अदिति कुछ नहीं बोल पाई। पूर्णविराम। रात के करीब 8:00 बजे होटल डार्क मून के हॉल में काफी शोर शराबा हो रहा था। वहां पर लाउड म्यूजिक बज रहे थे। सभी लोग धीरे धीरे उस हॉल में इकट्ठा हो रहे थे। कुछ लड़कियां खड़े होकर आपस में बातें करते हुए बोली, यार टीना कहाँ रह गई? आज उसी की बर्थडे पार्टी है और बर्थडे गर्ल ही गायब है। पूर्णविराम। वहीं एक रूम में मिरर के सामने खड़ी टीना अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। उसने एक ऑफ शोल्डर रेड कलर का वन पीस ड्रेस पहन रखा था जिसमें उसका फिगर काफी अच्छे से रिवील हो रहा था और टीना काफी सेक्सी लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने अपने हाथों में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। पूर्णविराम। वो अपने बालों को झटकते हुए बोली, वाह टीना सच में मैं बहुत ही कमाल की लग रही हूँ। मेरी आज की खूबसूरती को देखकर तो पार्टी में आए सारे लड़के घायल हो जाएंगे और अद्विक एक बार फिर से मेरे हुस्न की जाल में फंस जाएगा और मैं इस बार उसे अपने जाल से कभी भी बाहर नहीं निकलने दूंगी। फिर उसे मैं अपने इशारे पर नचाऊंगी। इतना बोलते हुए टीना के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। फिर वो ड्रेसिंग के ऊपर रखे अपने पर्स को उठाई तभी उसकी नजर वही पास में रखे एक डीवीडी पर गई। उसको देखकर टीना के होठों की स्माइल और भी गहरी हो गई। पूर्णविराम। वो उसे उठाकर बड़े ही गौर से देखते हुए बोली, पार्टी मेरी है पर गिफ्ट में तुम्हें दूंगी। आकृति वो क्या है ना, मेरा दिल सच में बहुत बड़ा है और मैं अपनी बहन को इतना प्यार करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और एक बार जब मैं गिफ्ट दूंगी उसी के बाद तो तुम अद्विक की लाइफ से आउट होगी और मैं उसकी लाइफ में इंटर करूंगी, वह भी हमेशा के लिए। इतना बोलते हुए वह तेज तेज हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। वह डीवीडी को कुछ सेकंड तक देखती रही और फिर उसे अपने पर्स में रख लेती है। फिर वह अपने फोन को उठाए। फोन को उठाते ही वह रिंग करने लगा। ये देखकर आकृति के होठों की स्माइल बढ़ गई और वो तुरंत कॉल पिक कर ली। एक हेलो अद्विक बेबी, तुम पार्टी में आ रहे हो ना? टीना बड़ी ही मधोशी भरी आवाज में अद्विक से बोली। वहीं दूसरी तरफ अद्विक कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर अपने माथे पर 2 उंगलियों से रब करते हुए शांत भाव से कहा, आई एम सॉरी टीना, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये सुनकर टीना की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। पूर्णविराम।
कुछ देर बाद टीना पार्टी हॉल में आई। वहां मौजूद उसके सारे फ्रेंड्स टीना की तरफ देखने लगे। टीना बड़े ही अदा के साथ चलते हुए उन सब के पास आई और अपने होठों पर घमंड भरी मुस्कान लिए उन सब से आकर मिली। वही वो सब टीना को देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोले, टीना यू आर लुकिंग सो ऑसम पार। सच में आज तो तुम कहर ढा रही हो। हाय ना जाने कितनों का दिल घायल करने वाली हो तुम। एक लड़का अपने सीने पर हाथ फेरते हुए टीना से बोला। अपनी इतनी तारीफ सुनकर टीना को तो और भी ज्यादा घमंड होने लगा। वैसे भी टीना को अपने खूबसूरती पर बहुत घमंड था और आज इस तरह से सबके बोलने पर उसके घमंड और बढ़ गए पूर्णविराम। फ्युआंक्स यार, टीना सब की तरफ देखकर बड़े अदा से बोली। तभी उसकी नजर एंट्रेंस की तरफ गई जहां से राठौर फैमिली आ रही थी। पूरी राठौर फैमिली को आते देख टीना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो तुरंत एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन सभी की तरफ बढ़ गई। पूर्णविराम, वेलकम अंकल आंटी, वेलकम दादाजी। टीना अपनी प्यारी सी आवाज में और भी ज्यादा मिठास लाते हुए सबकी तरफ देखकर बोली। तभी उसकी नजर विवेक पर गई। विवेक जो कि टीना को ही देख रहा था, वो टीना की तरफ अपने इंटेंस भरी नजरों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और अपनी एक आई ब्लिंक कर दिया पूर्णविराम, जिससे टीना अपने चेहरे को नीचे कर बालों को कान के पीछे करके शर्माने लगी। उसे इस तरह शर्माते देख विवेक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। टीना फिर अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखी तो उसे आकृति और अदिति भी साथ में आते दिखाई दिखी। पूर्णविराम, उन दोनों को साथ में वहां देख टीना के होठों पर अचानक एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रहे थे। टीना चलते हुए उन दोनों के पास गई और सबके सामने दिखाने के लिए तुरंत आकृति के गले लगाकर बोली, कैसी हो आकृति, तुम ठीक तो हो ना। फिर कान के पास जाकर आकृति के कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, आई नो तुम बहुत तकलीफ में होगी क्योंकि तुम और अद्विक अलग जो हो गए हो, पर तुम्हें इस तकलीफ में देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है सच में आज के बाद। इतना बोलकर टीना आकृति से दूर हुई और अभी भी उसके होठों पर स्माइल थी। वह एक नजर वहां मौजूद सारे फैमिली की तरफ देखती है और फिर आकृति के गालों को छूते हुए बोली, एक मिस यू सो मच माई लिटिल सिस्टर। इतना बोलकर टीना आकृति से दूर हुई और अभी भी उसके होठों पर स्माइल थी। वह एक नजर वहां मौजूद सारे फैमिली की तरफ देखती है और फिर आकृति के गालों को छूते हुए बोली, मिस यू सो मच माई लिटिल सिस्टर। मीतू दी आकृति भी एक हल्की मुस्कान के साथ टीना की तरफ देखकर बोली। वो अच्छे से जानती थी कि टीना यह सब सिर्फ सारी फैमिली को दिखाने के लिए कह रही है। पूर्णविराम, वहीं पास में खड़ी अदिति टीना को घूर कर देख रही थी। उसे टीना को देख बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी टीना भी अदिति की तरफ देखी और उसे बड़े ही प्यार से बोली, कैसी हो आदू। अभी टीना आगे कुछ बोलती उसे पहले ही उसकी बात को काटते हुए अदिति बोली, आदू इस नेम से मुझे सिर्फ मेरी फ्रेंड आकृति ही बुला सकती है, ना कि कोई दूसरा, सो यू कैन कॉल मी अदिति, अंडरस्टैंड। अदिति का एक बार फिर से उसी तरह से बात करना टीना को सहन नहीं हुआ, पर फिर भी वो एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, या आई एम सॉरी अदिति, कैसी हो तुम, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कैसी हूं। अदिति भी होठों पर स्माइल के साथ एक तंज कसते हुए टीना से बोली। पूर्णविराम, अदिति ये क्या तरीका है बात करने का, वो भी जब आज टीना का बर्थडे है तो तुम इस तरह से उसे नहीं बोल सकती। सुनैना जी अदिति की तरफ घूर कर देख थोड़ी तेज आवाज में बोली। अदिति सुनैना जी की बात पर मुंह बना लेती है और आकृति के हाथ को पकड़कर बोली, एक्सक्यूज अस एवरीवन। अदिति इतना बोलकर वहां से आकृति के साथ दूसरी तरफ चली गई। सुनैना जी को अदिति का इस तरह से जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी टीना उनके पास आकर बोली, डोंट वरी आंटी जी, मैंने अदिति की बात का बुरा नहीं मानी, आखिर वो अभी बच्ची ही तो है। टीना अपनी बात से अदिति का मजाक उड़ा रही थी। वही अदिति जो कि आकृति के साथ जा रही थी, वो जैसे ही टीना की बात सुनी तो वो पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखने लगी। तभी आकृति अदिति का हाथ पकड़कर बोली, आदू बस कर, चल ना कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अदिति खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए आकृति के साथ वहां से फूड कॉर्नर की तरफ चली गई। ऐसे ही धीरे धीरे पार्टी थोड़ी आगे बढ़ी। तभी टीना की केक कटिंग का टाइम हो गया। टीना को अद्विक का इंतजार था, पर वो अब तक आया नहीं था, इसलिए टीना थोड़ी नाराज भी थी। लेकिन केक कटिंग करने से पहले उसने कुछ और ही सोच रखा था। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक ही हॉल की सारी लाइट बंद हो गई। ऐसा होते ही सब हैरान रह गया और अब वहां थोड़ा शोर होने लगा। पूर्णविराम, उसी समय सामने एक वीडियो स्टार्ट हो गया। वीडियो स्टार्ट होते ही सभी की नजरें उस तरफ चली गई जैसे जैसे सभी लोग वीडियो देख रहे थे। सभी के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वही टीना सभी की तरफ देख रही थी और राठौर फैमिली के चेहरे पर हैरानी के भाव देख उसके होठों के स्माइल बढ़ती जा रही थी। पूर्णविराम, टीना की नजर सामने खड़ी आकृति पर गई और उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू माई लिटिल सिस्टर। वहीं अदिति जो कि आकृति के साथ खड़ी थी, उसकी नजरें भी आकृति की तरफ चली गई। वो भी हैरानी से आकृति को देख रही थी, पर आकृति के चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। पूर्णविराम, टीना जो कि लगातार आकृति को देख रही थी, जो अभी भी आकृति को शांत देख हैरान थी, वो आकृति की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराई और अपने कदम आकृति की तरफ बढ़ा दी। पूर्णविराम, ओ मेरी प्यारी बहन, आज तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई, अब धक्के खाकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। टीना आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपने मन ही मन बोली। वो एक टक आकृति के चेहरे को ही देख रही थी। पूर्णविराम, पर अचानक ही टीना हैरान रह गई जब उसने देखा कि जहां आकृति के चेहरे पर अभी कुछ सेकंड पहले तक कोई भाव नहीं थे, वही अब उसके चेहरे पर स्माइल थे। उसे यह देख यकीन ही नहीं हो रहा था। पूर्णविराम, क्या आकृति पागल हो गई है। टीना आकृति को स्माइल करते देख अपने मन ही बड़बड़ाई। वही राठौर फैमिली जिन्हें इस वक्त आकृति की तरफ गुस्से से देखना चाहिए, वह सब आकृति को देखने के बजाय टीना को घूर कर देख रहे थे। पूर्णविराम, तभी टीना जब सबको खुद की तरफ दिखाते हुए पाती है तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वो पीछे मुड़कर देखी तो उसकी भी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि इस वक्त जो वीडियो वहां चल रहा था वो आकृति का नहीं, टीना का ही वीडियो था। उसमें आकृति का कुछ नहीं था, बल्कि टीना की सारी करतूतें थी। पूर्णविराम, ये उस रात होटल में हुई पार्टी का वीडियो था, जिसमें टीना किस तरह से एक वेटर को बुलाकर ड्रिंक में कुछ मिक्स करके उस वेटर को आकृति और अदिति की तरफ जाने का इशारा कर रही थी और फिर आकृति और अदिति बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रिंक को पी लेती हैं। इसी तरह टीना खुद अपने ड्रिंक में कुछ मिलाकर वो ड्रिंक ले जाकर ऋतिक को दी थी। उसके जस्ट अगले वीडियो में होटल रूम का सीन था, जिसमें टीना एक वेटर के साथ मिलकर आकृति और ऋतिक के कपड़े अस्त व्यस्त कर रही थी, जिससे उन दोनों को देखकर सबको ये लगे कि उनके बीच कुछ गलत हुआ है और फिर मुस्कुराते हुए उन दोनों की साथ में फोटो क्लिक कर रही थी। पूर्णविराम,
जस्ट उसके बाद एक और वीडियो था जिसमें टीना का इंटीमेट होने का सब कुछ था पूर्णविराम। उस इंटीमेट वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे टीना एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है। हालांकि उसमें वॉल्यूम नहीं था पर सभी लोग टीना के फेस को का बहुत ही अच्छे से देख पा रहे थे पूर्णविराम। यह एक कार के अंदर का वीडियो था जहां पर दो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वो दो लोग कोई और नहीं टीना और विवेक थे, पर इसमें ट्विस्ट यह था कि इस वीडियो में सिर्फ टीना का चेहरा ही दिखाई दे रहा था और विवेक का फेस उसमें क्लियर नहीं था पूर्णविराम। इसलिए किसी को भी यह पता नहीं चला कि टीना किस इंसान के साथ इंटीमेट हो रही है और बाकी सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, उन दोनों के इंटीमेट पोजीशन और फेस एक्सप्रेशन सब कुछ। राठौर फैमिली तो यह सब देख शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वो लोग ये सब देख नहीं पा रही थी, तभी टीना की नजर उन वीडियो की तरफ गई तो वो ये वीडियो देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। वो तेज से चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है? ये किस तरह का वीडियो है? बंद करो इसे। टीना गुस्से से वही साइड में खड़े एक लड़के के पास गई जो कि ये वीडियो प्ले कर रहा था और टीना उस लड़के को डांटते हुए बोली, मैंने कहा बंद करो इसे। कुछ ही सेकंड में वहां पर चारों तरफ वापस से लाइट जल उठी और अब वहां बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। सभी की नजरें टीना को ही देख रही थी। वही वहां मौजूद राठौर फैमिली भी टीना को ही घूर कर देख रहे थे। वही वहां मौजूद बाकी लोग भी हैरान थे पूर्णविराम। मुझे नहीं पता था टीना कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो, तुम इस तरह से मेरी बहू को बदनाम करने की प्लानिंग कर रही थी। अच्छा हुआ ये वीडियो और फोटोज किसी के पास नहीं गया, वरना सभी लोग तो मेरी बहू को ही गलत समझते, ना जाने तुमने और क्या क्या किया होगा मेरी बहू के साथ। सच में एक बहन होकर दूसरी बहन के साथ तुम कैसे यह सब कर सकती हो? तो विजय जी। तभी दादाजी की भी गुस्से भरी आवाज टीना के कानों में आई, ना जाने कैसे कैसे आजकल के बच्चे हैं, इनके अंदर जरा सी भी शर्म है या नहीं? अरे तुम किस तरह की लड़की हो, एक बड़ी बहन होकर अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा करते हो? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? ना ही तुम्हें डर लगा कि अगर ये सच्चाई किसी के सामने आ गई तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तुम्हें किस निगाह? सुनैना जी और विवेक तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। विवेक तो अच्छे से जानता था कि टीना के साथ जो इंटीमेट वीडियो चल रहा था उसमें कोई और नहीं वही था। वो तो खुद अभी बहुत घबराया हुआ था, पर उसे थोड़ा रिलैक्स इस बात का था कि कम से कम उसकी फोटो उसमें नहीं आई थी, वरना ना जाने अब तक उसके साथ क्या क्या होता। यह सब सोचकर विवेक अंदर तक डर चुका था। सुनैना जी को भी सब कुछ पता था, उनकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले पूर्णविराम। वही टीना की नजरें तो एक जगह जाकर ठहर गई थी। वो डर के कारण एक टक सामने देख रही थी। सामने कोई और नहीं अद्विक खड़ा था जिसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया था। उसने अपने मुट्ठी को कस रखा था जिस कारण उसकी नसें उभर आई थी। वो अपनी जलती हुई निगाहों से टीना को घूर रहा था। पूर्णविराम, बेबी यह सब गलत है, ये लोग जो कह रहे हैं ना सब गलत है, और ये जो भी वीडियो चला है वह सब फेक था। जरूर होना हो किसी की इसमें साजिश है, किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूं, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? टीना जल्दी से भागकर अद्विक के पास जाते हुए उससे बोली पूर्णविराम। अद्विक कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप खड़ा था। उसने सब कुछ देख लिया था, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। पूर्णविराम विक को ऐसे चुप देखकर टीना और भी ज्यादा घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए बोली, प्लीज बेबी इस तरह से घूर कर मुझे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मैं आज तक किसी भी इंसान के साथ इंटीमेट नहीं हुई। किसी ने फेक वीडियो बनाया है और उस रात जो भी पार्टी में हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे पता है, कोई मेरा विश्वास। यह सब बोलते हुए टीना बस लगातार रोए जा रही थी। उसे यही लग रहा था कि वो अपने आंसुओं से अद्विक को अपनी बातों में फंसा लेगी, जैसा कि वो हमेशा से करते आई है। पर आज बात कुछ और ही था। पूर्णविराम, टीना अद्विक के सीने से लगी हुई थी। अद्विक कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। कुछ सेकंड तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद अचानक से अद्विक अपने एक हाथ को उठाया और टीना के कंधे को पकड़कर खुद से थोड़ा दूर किया, फिर एक झटके में उसे दूर धकेल दिया। पूर्णविराम, वहां मौजूद बाकी सब की नजरें इस वक्त अद्विक पर ही थी। अद्विक को ऐसा करते देख सुनैना जी और विवेक की तो आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। हालांकि उन दोनों को पता चल चुका था कि अब अद्विक टीना को अपनी लाइफ में नहीं रखेगा, क्योंकि अब अद्विक के सामने टीना की सारी सच्चाई आ चुकी थी और अब उनका प्लान भी पूरा फेल हो चुका था। वही बाकी सब भी टीना को घूर कर देख रहे थे। अगर कोई सबसे ज्यादा शांत था तो वह थी आकृति पर। उसके आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह टीना की तरफ अपनी चमकीली निगाहों से देख रही थी। पूर्णविराम, वही जैसे ही अद्विक ने टीना को दूर ढकेला वो तो बिल्कुल हैरान रह गई। उसने तो सोचा था कि अगर वो अधिक के सामने रोएगी तो वो उस पर ही विश्वास कर लेगा, जैसा कि वो हमेशा से ही करता आया था। यही सोचकर टीना अंदर ही अंदर खुश थी कि चाहे अद्विक के सामने कोई कुछ भी कहे या कुछ भी लाकर रख दे, वो उस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। पर आज अद्विक का यह बिहेव देख टीना बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी। पूर्णविराम, अद्विक तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो, तुम इस वीडियो पर कैसे यकीन कर सकते हो? तुम मेरी बातों पर विश्वास करो, यह सब मैंने नहीं किया है, यह सब जरूर उस आकृति ने किया है। टीना आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए अद्विक से बोली, पर अद्विक कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बस चुपचाप खड़ा था और उसकी नीली आंखें धीरे धीरे रेड होने लगे थे। पूर्णविराम, टीना ने जब ये देखा कि अद्विक उस पर विश्वास नहीं कर रहा तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए आकृति के पास गई और तुरंत उसकी कलाई को पकड़ते हुए बोली, ये सब तुमने किया है ना आकृति? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें मेरी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तो तुमने आज मेरे बर्थडे पार्टी को इस तरह से बर्बाद कर दिया। ये सब नकली वीडियो लोगों के सामने लाने का तुम्हारा। टीना की बात पर आकृति को याद आने लगा कि कैसे वो जब फूड कॉर्नर पर खड़ी होकर सेक्स खा रही थी, अचानक ही उसकी नजरें टीना पर गई जो कि सबसे छिपकर एक कॉर्नर में खड़े एक लड़के के पास गई जो वहां पर वीडियो म्यूजिक प्ले कर रहा था। फिर टीना अपने पर्स में से एक डीवीडी निकालकर उस लड़के को देते हुए उसे लगाकर स्टार्ट करने का इशारा कर दी और खुद वहां। आकृति यह सब देख सब समझ गई। वह अदिति से वॉशरूम का बहाना बनाकर उसी साइड गई जहां पर वो लड़का था और आकृति जैसे ही ये देखी कि वह लड़का उस डीवीडी को प्ले करने वाला है, उससे पहले ही आकृति उस लड़के के ऊपर अपने हाथ में पकड़े चटनी को गिरा दी, जिससे वो लड़का आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, ये क्या तुमने मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी? सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती से हो गया। आप जाकर जल्दी से वॉशरूम में इसे साफ कर लीजिए, वरना आपकी शर्ट पर से दाग नहीं हटेंगे। आकृति की बात सुनकर वो लड़का गुस्से से उसे घूर कर देखा और तुरंत ही वहां से वॉशरूम की तरह चला गया। उस लड़के के वहां से जाते ही आकृति मौके का फायदा उठाई और तुरंत ही डीवीडी प्लेयर में से टीना की दी हुई डीवीडी को निकाल ली। फिर तुरंत अपने पर्स में से एक दूसरी डीवीडी को निकाली और उसे प्लेयर पर लगा दी। यह करने के बाद आकृति के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। पूर्णविराम,
टीना के तेज से हिलाने पर आकृति अपने सेंस में वापस आई। टीना चिल्लाकर बोली, आकृति सबको सच्चाई बताओ, सबको बताओ कि ये जो वीडियो है इसे तुमने चलाया था और यह सब एक फेक वीडियो है। तुमने मुझे लोगों की नजरों में गिराने के लिए ये सब किया है, बताओ सबको। ये आप क्या कह रही है दी? मैं ऐसा क्यों बोलूं जब मैंने ये सब किया ही नहीं। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि मेरे साथ दूसरा जो कुछ हुआ वह सब आपने किया था। वो तो अगर आप हॉस्पिटल में आकर मुझे वह सब फोटोज नहीं देखती तो मुझे तो कुछ सच नहीं पता चलता। फिर आप इस तरह से मुझ पर यह इल्जाम कैसे लगा सकती है? मैं आपकी बहन हूं, कोई दुश्मन नहीं। यह सब बातें आकृति बड़ी ही मासूमियत के साथ बोल रही थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को आकृति की बातों पर विश्वास हो गया। अब वो सब टीना को और भी ज्यादा घूर कर देखने लगे। आकृति, कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी बड़ी बहन के साथ यह सब करते हुए आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था जो तुमने ये सब किया? क्यों मुझे सबकी नजरों से गिराना चाहती हो? इतना बोलकर टीना गुस्से से आगे बढ़ी और खींचकर आकृति के गाल पर एक थप्पड़ मारी पूर्णविराम। पर इससे पहले वो थप्पड़ आकृति के गालों को छूता भी उससे पहले ही आकृति तुरंत ही टीना की कलाई को पकड़ ली और उसे हल्का मरोड़ते हुए बोली, बस्ती में कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आएगा वो सब मुझे बोलती रहेगी और आप मुझ पर हाथ भी उठाएंगी। मैं आपकी छोटी बहन हूं, ना कि कोई नौकरानी। इस तरह से आप मुझ पर कोई एलिगेशन। अपनी बात बोलकर आकृति तुरंत टीना के हाथ को झटक दी। आकृति के ऐसे झटकने पर टीना थोड़ा लड़खड़ा गई, पर जल्द ही वो खुद को संभाल ली। अब उसकी आंखों में आकृति के लिए और भी ज्यादा नफरत के भाव दिखाई दे रहे थे। वो अपने नफरत भरी निगाहों से आकृति को घूर रही थी, पर अब आकृति ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप खड़ी बस टीना को देख रही थी। पूर्णविराम। वहीं पास में खड़ी अदिति, जो कि अब तक बिल्कुल शांत थी, उस वीडियो को देखकर अदिति को पार्टी वाली रात याद आ गई कि कैसे उसके साथ उस रात बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, पर सही समय पर रक्षित ने उसे बचा लिया था। सब कुछ याद आते ही अदिति सामने खड़ी टीना की तरफ गुस्से से देखती है, फिर तुरंत आगे बढ़कर खींचकर एक तेज थप्पड़ टीना के गाल पर मारी। पूर्णविराम। अदिति ने इतना तेज थप्पड़ मारा कि उस थप्पड़ की तेज आवाज पूरे पार्टी हॉल में गूंज उठी। सभी लोग हैरानी से अदिति की तरफ देखने लगे। वहीं टीना तो गुस्से से पूरी बौखला उठी। पूर्णविराम, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? इतना बोलकर टीना गुस्से से अदिति को थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी आकृति टीना की कलाई को पकड़ ली और बोली, बिल्कुल भी नहीं दी, आप इस तरह से मेरी फ्रेंड पर हाथ नहीं उठा सकती। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी आंखों के सामने मेरी आदू पर हाथ उठाओगे और मैं देखती रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर आकृति टी अब टीना गुस्से से आकृति को भी घूरने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी आकृति की जान ले ले, क्योंकि यह सब सिर्फ आकृति के कारण ही हो रहा था। पूर्णविराम। जहां टीना आकृति को गुस्से से घूर कर देख रही थी, वही आकृति अभी भी बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही आकृति के बगल में खड़ी अदिति गुस्से से उसे घूर रही थी। उसका भी मन कर रहा था कि वो अभी टीना को एक और बार खींचकर थप्पड़ मारे। वही टीना भी पूरी बौखलाई हुई थी। पूर्णविराम। टीना कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर खड़ी होकर आकृति और अदिति को घूरती रही। वो एक बार फिर से अदिति को मारने के लिए आगे बढ़ी। वो अदिति को मार पाती उससे पहले ही एक मजबूत हाथ ने टीना की कलाई को कसकर पकड़ लिया। टीना को बहुत तेज गुस्सा आया कि आखिर किसने उसके हाथ को पकड़ा। वो पीछे मुड़कर देखी तो वहां खड़े शख्स को देख टीना थोड़ा घबरा गई। पूर्णविराम। इस वक्त वहां कोई और नहीं, रक्षित खड़ा था। उसकी काली गहरी आंखें इस वक्त बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई थी। वो अपने सर्द निगाहों से टीना को घूर रहा था। वही रक्षित को वहां देखकर अदिति भी हैरान थी। लगता है तुम्हारे अंदर अब बिल्कुल भी मैनर्स नहीं बचे हैं, तभी तो इस तरह से इतने लोगों के बीच ऐसे हंगामा कर रही हो। इतना कहते हुए रक्षित टीना की कलाई को कसकर मरोड़ते हुए पीछे की तरफ उसे धकेल दिया। पूर्णविराम। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप यहाँ आकर बीच में कुछ भी बोले। आप होते कौन है इस तरह से मुझे रोकने वाले? रक्षित के ऐसे धकेलने पर टीना गुस्से से चिल्लाकर उससे बोली। पूर्णविराम। वही टीना के इस तरह से पूछने पर रक्षित एक नजर वही आकृति के बगल में खड़ी अदिति की तरफ देखा, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। फिर वो तुरंत ही अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लिया। पूर्णविराम। ये मेरी बहन के ससुराल वाले हैं तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं बीच में बोलूं, बल्कि तुम ही कोई नहीं हो तो तुम्हें किसने हक दिया इस तरह से सबके सामने इतना तमाशा करने का? रक्षित टीना को उसी तरह घूरते हुए बोला। वही अदिति को रक्षित का जवाब को सुन ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगा, उसके दिल में एक चुभन सी हुई। पूर्णविराम। वही टीना बस अपने हाथों की मुट्ठी को कस ली, पर अभी तक वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब वीडियो आकृति के हाथ कैसे लगे, और अगर आकृति ने यह सब नहीं किया है तो फिर ये किसने किया है? पूर्णविराम। अद्विक तो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे तो अपने टीना पर पूरा विश्वास था, फिर यह काम कौन कर सकता है? ये सब सोचते हुए टीना की नजर अचानक एक जगह जाकर ठहर गए। उस शख्स की तरफ टीना गुस्से से घूर कर देखने लगी। वही वह शख्स भी टीना को खुद की तरफ देखते हुए बुरी तरह से घबरा गया। डर के कारण उस शख्स के माथे पर पसीना उभर आए। तभी टीना उस शख्स की तरफ देखते हुए अपने कदम आगे। टीना गुस्से से सुनैना जी के बगल में खड़े विवेक को घूर रही थी और उसी तरह घूरते हुए ही वो अपने कदम विवेक की तरफ बढ़ा दिए। टीना अभी विवेक के पास पहुंचती उससे पहले ही सुनैना जी धीरे से विवेक के सामने आकर खड़ी हो गई और टीना की तरफ गुस्से से देखने लगी। अब टीना अपनी जगह पर ही रुक गई। वही बाकी सबकी नजर भी टीना पर ही थी। सभी की नजरों में टीना के लिए गुस्से के भाव थे। पूर्णविराम। टीना एक बार फिर से अद्विक की तरफ देखी, पर अद्विक ने अपनी नजरों को फेर लिया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा हो। पूर्णविराम। वहीं दूसरी तरफ रक्षित आकृति के पास जाकर खड़ा हो गया तो आकृति तुरंत उसके गले लग गई। रक्षित बड़े ही प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, कैसी है मेरी गुड़िया? अच्छी हूं मैं भाई, आप कैसे हो? आकृति उसी तरह रक्षित के गले लगे हुए ही पूछी। रक्षित की नजरें अचानक से आकृति के पीछे खड़ी अदिति पर चली गई। वहीं अदिति ने जब रक्षित की तरफ अपनी नजर उठाकर देखे तो रक्षित तुरंत अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमा लिया। पूर्णविराम। रक्षित का इस तरह से नजरें घूरना अदिति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो समझ गई थी कि रक्षित उससे बहुत नाराज है। आखिर गलती भी तो उसी की थी। उसने पहले फोन पर उसे इतना कुछ सुनाया और उसे फिर सॉरी तक नहीं बोली, जबकि रक्षित ने हर बार उसकी हेल्प ही किया है। पूर्णविराम। आकृति धीरे से रक्षित से दूर हुई और उससे पूछी, भाई आपने बताया नहीं आप कैसे हैं, और आप ये बताइए कि आप यहाँ कैसे आए? मैं ठीक हूँ, और रही बात यहाँ आने की तो मैं बस एक मीटिंग के लिए इस होटल में आया था तो अचानक मेरी नजर पार्टी हॉल में तुम पर गई, फिर मैं यहाँ चला आया। रक्षित आकृति के नोज पर पिंच करते हुए उससे बोला। पूर्णविराम।
आहे भाई, आप भी ना हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हो। आकृति अपने नोज को सहलाते हुए रक्षित से बोली। रक्षित यह सुन मुस्कुराने लगा। तभी आकृति रक्षित से पूछी, भाई डैड कैसे हैं? डैड बिल्कुल ठीक है और वो अपनी गुड़िया को बहुत मिस करते हैं। रक्षित होठों पर हल्की सी स्माइल लिए आकृति से बोला। पूर्णविराम। आकृति की नजर अदिति पर गई तो वो इशारे से उसे बुलाने लगी। अदिति ये देख मुस्कुराहट के साथ आकृति की तरफ बढ़ गई, पर तभी रक्षित आकृति से बोला, गुड़िया तुम बातें करो, मैं जरा और भी लोगों से मिलकर आता हूँ। इतना बोल रक्षित वहां से चला गया। पूर्णविराम रक्षित का इस तरह से जाना अदिति को और भी चुभ गए और ना जाने कब उसकी आंखें नम हो गई, उसे पता भी नहीं। वही रक्षित बाकी घर वालों से जाकर मिलने लगा। बाकी के घर वाले भी रक्षित से मिलकर बातें करने लगे। बस सुनैना जी और विवेक दोनों ही रक्षित को घूर रहे थे। पूर्णविराम। टीना सब की तरफ देख रही थी और उसे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। अब वहां पार्टी में कोई भी उसकी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देख रहा था, जैसे मानो टीना के होने से किसी को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। तभी वहां पर एक वेटर ट्रॉली में बड़ा सा केक लेकर आया। टीना उस केक की तरफ देखने लगी और उसके मन में एक ख्याल आया, चाहे जो हो सब लोग यहाँ मेरे बर्थडे पार्टी पर आए हैं तो केक कटिंग करना तो बनता ही है। पूर्णविराम। उस बेशर्म लड़की में जरा सा भी शर्म नहीं था कि अभी कुछ देर पहले क्या क्या हुआ है। वो बेशर्मों की तरह केक को देख अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए उसके पास खड़ी हो गई। पूर्णविराम। आई थिंक पापा हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए, विजय जी दादाजी की तरफ देखते हुए बोले। पूर्णविराम। विजय बेटा तुम सही बोल रहे हो, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी यहाँ काफी तमाशा हो चुका है और अब मुझे ऐसे लोगों को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं। दादाजी विजय जी की तरफ देखकर बोला। पूर्णविराम। फिर विजय जी और दादाजी वहां से जाने लगे। तभी सुनैना जी और विवेक जो कि चुपचाप खड़े थे, ये देख विजय जी पीछे मुड़े और सुनैना जी को घूर कर देखे तो सुनैना जी और विवेक भी उनके साथ जाने लगे। पूर्णविराम। टीना उन सबको ऐसे जाते देख गुस्से से घूर रही थी। वही बाकी सब लोग भी धीरे धीरे करके वहां से जाने लगे। ये देखकर टीना एक तेज आवाज में बोली, आप सब ऐसे कहाँ जा रहे हो? आज मेरा बर्थडे है और अभी तक केक कटिंग भी नहीं हुई है, तो आप सब ऐसे पार्टी को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। टीना के ऐसे बोलने पर भी कोई नहीं रुके, यहाँ तक कि उसके सारे फ्रेंड्स भी टीना की एक नहीं सुनी और वहां से चले गए। अब हाल में सिर्फ वहां पर टीना, आकृति, अदिति, रक्षित और अद्विक खड़े थे। पूर्णविराम। अद्विक को वहां देखकर टीना रोते हुए एक बार फिर से अद्विक के पास गई और बोली, बेबी प्लीज देखो ना, आज मेरा बर्थडे है और कैसे सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, पर बैंक यू कि तुम नहीं गए। मैं इतने में ही बहुत खुश हूं, मुझे पता था चाहे जो हो जाए तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते, आखिर में तुम्हारी मोहब्बत जो। इतना बोलकर टीना अद्विक के हथेली को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर केक कटिंग के लिए जाने लगी, पर तभी अद्विक तेजी से टीना के हाथ को झटक दिया, जिससे टीना लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। पूर्णविराम। दोबारा मुझे अपने इन गंदे हाथों से छूने की कोशिश भी मत करना, अद्विक अपनी उंगली दिखाते हुए गुस्से में टीना से बोला। पूर्णविराम। अद्विक प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं आज भी तुम्हारी ही हूं, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं। टीना रोते हुए अद्विक की तरफ देखकर बोली। टीना की बात पर अद्विक हल्का मुस्कुराया और बोला, हाँ मुझे पता है तुम आज भी मेरी हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारा नहीं, और वो आज से नहीं बहुत पहले से ही। इतना बोल अद्विक टीना से दूर हुआ। टीना अद्विक की बात सुन चौंक गई, उसे समझ नहीं आया कि आखिर अद्विक के कहने का क्या मतलब है। पूर्णविराम। वो एक बार फिर से तुरंत फर्श से उठी और अद्विक के हाथ को पकड़ लिया। देख अद्विक गुस्से से पीछे घुमा। अब उसकी आंखें इतनी ज्यादा सड़ हो गए थे कि उसकी भयानक आंखों को देखकर टीना घबराकर तो कदम पीछे हो गई। देख अद्विक तुरंत आगे बढ़ा और उसके कलाई को कसकर मोड़ते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मेरे करीब मत आना, तो तुम मुझे छूने की हिम्मत भी कैसे की? अद्विक लीव मी, मुझे दर्द हो रहा है। टीना दर्द से कराहते हुए अद्विक से बोली, पर अद्विक टीना की एक नहीं सुना और वो बुरी तरह से उसकी कलाई को मोड़ दिया। फिर वो तुरंत उसे दूर झटक दिया। टीना लड़खड़ाकर एक बार फिर से फर्श पर गिर गई। अद्विक उसे घूर कर ऐसे देखा जैसे मानो कह रहा हो कि अगर दोबारा मुझे टच करने के बारे में सोचा भी तो इस बार सिर्फ कला मुड़ा। तभी अद्विक की नजर आकृति पर गई। जैसे ही आकृति ने अद्विक को खुद की तरफ देखते हुए पाई, वो तुरंत अपनी नजरों को फेर ली। पूर्णविराम। अद्विक फिर तुरंत ही तेज कदमों के साथ पार्टी हाल से बाहर निकल गया। अद्विक को ऐसे वहां से जाते देख आकृति रक्षित की तरफ देखकर बोली, भाई मैं अभी आकर आपसे मिलती हूँ। इतना बोलकर आकृति भी तुरंत हॉल से बाहर की तरफ निकल गई। अद्विक जो कि बाहर आकर अपने कार की तरफ बढ़ रहा था, तभी अद्विक के कानों में आकृति की आवाज गई। पूर्णविराम। सुनिए, आकृति अपने धीमी आवाज में अद्विक से बोली। वहां शांति होने के कारण अद्विक उसकी धीमी आवाज को भी साफ सुन लिया था और उसके जाते हुए कदम रुक गए। वो अपनी जगह पर खड़ा ही रहा। तभी आकृति उसके पास पहुंची और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। यार शायद अब आपको सारी सच्चाई पता चल गई होगी, कैसा लगा आपको अपनी गर्लफ्रेंड का सब सच जानकर? आकृति अद्विक की तरफ देखते हुए एक तंज भरी मुस्कान के साथ पूछी। पूर्णविराम। वही अद्विक बिना कुछ बोले बस आकृति के चेहरे को देख रहा था। उसकी नजरें आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी आंखों पर रुक गई, जहां इस समय कोई भी भाव नहीं थे। पूर्णविराम। अद्विक के कुछ ना बोलने पर आकृति आगे बोली, आई एम श्योर अब आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो सब भी क्लियर कर दूंगी। पर अद्विक अभी भी कुछ नहीं बोला, वो बस आकृति को देखे जा रहा था। तभी आकृति एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, आपके कुछ ना बोलने का मतलब मैं समझ गई, तो जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो क्यों ना जो हमने डिसाइड किया था वह कर लिया जाए। पूर्णविराम। इतना बोलकर आकृति तुरंत अपने पर्स में से एक पेपर निकाली और अद्विक की तरह बढ़ा दी। अद्विक जो कि आकृति के चेहरे को ही देख रहा था, अब वो आकृति के हाथ में पकड़े पेपर की तरफ देखने लगा। पूर्णविराम। फिर अद्विक आकृति के हाथों में पकड़े पेपर्स को अपने हाथ में ले लिया। उस पेपर को देखते ही अद्विक बिल्कुल हैरान रह गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। पूर्णविराम। आई वॉन्ट डिवोर्स, अब मैं और इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए विश्वास और प्यार ना हो, उस रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर होगा। आकृति बिना किसी भाव के अद्विक से बोली। वही अद्विक आकृति की बात सुन उसकी तरफ नजर उठाकर देखा तो आकृति तुरंत अपनी नजरों को नीचे झुका ली। पूर्णविराम। वाइफ ही तुम क्या बोल रही हो? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इस तरह से किसी रिश्ते को नहीं तोड़ा जाता। हमने एक दूसरे से शादी की है और शादी कोई खेल नहीं जिसे जब जी चाहे तोड़ दो। यह एक पवित्र बंधन है और एक बार जब दो लोगों की आपस में शादी हो जाती है तो वो दोनों जन्मों के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
अद्विक आकृति की तरफ देखते हुए बड़े शांत भाव से बोला, फिर वो अपने कदम आकृति की तरफ बढ़ा दिया, पर इससे पहले वो आकृति के हाथ को टच भी कर पाता आकृति तुरंत उससे 2 कदम पीछे हो गई। पूर्णविराम। सॉरी, पर मैं अब और इस शादी में नहीं रहना चाहती, और जैसा कि पहले ही डिसाइड हुआ था कि जब मैं आपकी गर्लफ्रेंड की सच्चाई सामने ला दूंगी तो मैं जो चाहूंगी आपको वही करना होगा। अब मैं यही चाहती हूँ, आप आजाद कर दीजिए मुझे इस रिश्ते से। आकृति अद्विक की तरफ देखकर अपने धीमी आवाज में बोली। पूर्णविराम। ऐसा नहीं है वाइफ ही माना कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मेरे कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, पर इस तरह से रिश्ते को तोड़ना सही नहीं, हम चाहे तो एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। अद्विक आकृति की तरफ बढ़ते हुए बड़े ही प्यार से बोला। पूर्णविराम। पर आकृति नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब मुझे इस रिश्ते में घुटन हो रही है, मुझे इस रिश्ते में जी नहीं पाऊंगी। इतना बोलकर आकृति तुरंत दूसरी तरफ अपना चेहरा करके खड़ी हो गई। पूर्णविराम। वहीं दूसरी तरफ हाल के अंदर अब सिर्फ अदिति और रक्षित थे। दोनों कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। वहीं अदिति रक्षित को इस तरह से दूसरी तरफ चेहरा किए खड़े देखकर अपने धीमी आवाज में उससे बोली, मिस्टर कपूर, आई एम सॉरी। रक्षित, जो कि अपना मोबाइल हाथ में लिए हुए था और कुछ चेक कर रहा था, वो पहले अदिति की बात सुनकर बिल्कुल उसे ध्यान नहीं दिया। ये देखकर अदिति एक बार फिर से रक्षित की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर। रक्षित अभी भी कुछ नहीं बोला, वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। पूर्णविराम। ये देखकर अदिति तुरंत आगे बढ़ी, जैसे ही वो रक्षित को पकड़ने वाली थी कि तभी रक्षित के हाथ में पकड़ा फोन बजने लगा। रक्षित, एक नजर फ्लैश हो रहा है। रक्षित नाम की तरफ देख तुरंत कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की प्यारी सी आवाज आए, हेलो मिस्टर कपूर, आप कहाँ रह गए? मैं आपका कब से ऊपर वेट कर रही हूँ। आई एम कमिंग ओनली 5 मिनट्स। रक्षित बड़े नॉर्मल टोन में जवाब दिया, फिर तुरंत कॉल कट कर दिया। पूर्णविराम। अदिति, जो कि रक्षित के बाद पास खड़ी थी, तो उसने फोन पर आई लड़की की आवाज को साफ सुन लिया था। ना जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगी। पूर्णविराम। वहीं रक्षित अदिति के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए बगैर उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। पर अदिति अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। रक्षित को इस तरह से चुपचाप जाते देख उसकी आंखें नम हो गई और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। पूर्णविराम। वहीं हाल के बाहर आकर रक्षित एक साइड खड़ा हो गया। वो चुपके से पीछे मुड़कर अदिति की तरफ देखने लगा, जो कि अपने उदास आंखों से अभी भी एंट्रेंस की तरफ देख रही थी। यह देख रक्षित बिना कुछ भी रिएक्ट किए कुछ सेकंड बाद वहां से चला गया। पूर्णविराम। वहीं अद्विक अभी भी आकृति की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, पर आकृति अपने चेहरे को फेरे हुए खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि वो अद्विक की तरफ देखना नहीं चाहती थी, सच तो यह था कि उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को मजबूत बना रखा था ताकि वो अद्विक के सामने कमजोर ना हो पाए और उसकी बातों में आकर एक बार फिर से उसे माफ ना कर दे। वाइफ ही मेरी बात तो सुनो, अद्विक बड़े ही प्यार से आकृति से बोला। पूर्णविराम। आकृति एक बार फिर से गहरी सांस ली, फिर खुद को हिम्मत देकर आदमी की तरफ मुड़ी और बिना किसी भाव की बोली, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अब मैं यहाँ मिनट और भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो प्लीज साइन इट मिस्टर राठौर। अद्विक एक बार फिर से आकृति की आंखों में देखने लगा। वो आकृति की आंखों में खुद के लिए नाराजगी देख पा रहा था। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आकृति से कुछ बोल पाया। पूर्णविराम। ठीक है, वैसे अगर तुम्हें मुझसे दूर रहने में खुशी है तो मैंने आज तुम्हें इस रिश्ते से आजाद किया। इतना बोलकर अद्विक अपने कोट के पॉकेट से पेन निकाला और फिर डाइवोर्स पेपर पर तुरंत साइन कर दिया। पूर्णविराम।